हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ए टू जेड बैच। और ए टू जेड बैच के अंदर आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं इसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। अब आप कहोगे सर कंडीशनल सेंटेंस तो आपने करवा दिया है, एक क्लास तो आपने दे दी है, लेकिन आप जाके चैनल पे देखोगे तो वो वीडियो आपको वहां पर नहीं मिलेगी। रीजन क्या है? देखो, कई सारे बच्चे ना कमेंट में मुझे मैसेज कर रहे थे अलग अलग वीडियोज के, और इंस्टाग्राम पे भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो कंडीशनल सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट आपने डाला है उसमें वॉइस नहीं आ रही है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब शुरू में तो वही सारी थी, सारे बच्चे देख रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि सर अच्छी क्लास है, ये है वो है। लेकिन पता नहीं कुछ दिन बाद क्या हुआ, किस वजह से हुआ, मुझे अभी तक रीजन नहीं पता चल पाया कि उसकी वॉइस अपने आप ही डाउन हो गई। आई डोंट नो व्हाई उसकी वॉइस मतलब पूरी खत्म ही हो गई, वॉइस उसमें है ही नहीं। तो इस वजह से मुझे उस पार्ट को हटा देना पड़ा, क्योंकि कोई फायदा है नहीं उसका। और इसकी वजह से मुझे दोबारा पहली क्लास को भी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अगर आप लोगों ने वो पहली क्लास देख ली थी फिर भी आपको ये क्लास देखनी है, क्योंकि देखो मेरा क्या है ना, अगर आज मैं आपको कंडीशनल पढ़ाऊंगा, अगर आप मुझसे कल दोबारा पढ़ाने के लिए कहोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। परसों कुछ पढ़ाने के लिए बोलोगे कंडीशनल तो फिर आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो जितनी भी बार मैं आपको पढ़ाऊंगा ना एक टॉपिक को, हर बार उसको मैं अपडेट करके ही पढ़ाऊंगा। तो मैंने पहली क्लास आपको दे दी थी, आई एक्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज फिर से मैं इसको कराने जा रहा हूं। और देखो इस बार टाइटल में क्या लिखा है मैंने, एक ही क्लास में पूरा खत्म। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने एक क्लास दे दी थी, अब दोबारा मैं पहली क्लास रिकॉर्ड करता, फिर मैं दूसरी रिकॉर्ड करता, तो इससे आप लोगों का टाइम खराब होता है। इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, 1.5 घंटा लगेगा मुझे रिकॉर्ड करने में, लेकिन मैं एक ही क्लास के अंदर जो पूरा कंडीशनल सेंटेंस है खत्म कर दूंगा। और इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं, ठीक है? जब आप एक बार क्लास को देख लोगे ना, तो मेरी गारंटी है कि बिना वीडियो को शेयर किए, बिना वीडियो को लाइक किए आप जाओगे नहीं, मेरी गारंटी है। मतलब इतने प्यार से, बिल्कुल मक्खन की तरह कंडीशनल को अगर कोई आपको समझा दे फिर मुझे बताना, मतलब बहुत अच्छा मैंने समझाया है। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप वीडियो को देखोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है? तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है? डे 36 आपको पता है ए टू जेड बैच का हमारा चल रहा है, और एक ही क्लास के अंदर हम पूरा खत्म करने वाले हैं, चाहे कितना भी समय लग जाए। और आपको इसको एंड तक देखना है। अगर आप एंड तक इस क्लास को देख गए तो दोबारा कहीं पर भी ना किसी किताब से ना किसी टीचर से आपको कंडीशनल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि ए टू जेड में मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उन सब में सेम चीज अप्लाई होती है कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया अच्छे से तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ठीक है? चलो शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस। वीडियो को स्किप मत करना, मैं फिर से बता रहा हूं, आप भगाना मत कि हमने तो पहली क्लास देख ली है, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ मैंने नया एडिस के अंदर किया है, कुछ ना कुछ चेंजेस मैंने किए होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है? चलो, तो चेंज नहीं करना, आराम से बैठ के देखते रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपने पहली क्लास देख ली थी तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा मतलब फास्ट करके इसको देख लो, 1.5x की स्पीड पे या 2x की स्पीड पे, अगर आपको समझ में आए तो। वरना आई विल सजेस्ट कि आप एक की स्पीड पे ही देखो, नॉर्मल स्पीड पे देखो। चलो, व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंडीशनल सेंटेंस, देखो नाम से क्लियर है, कंडीशनल यानी कि इसमें क्या रहा है, कंडीशन, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आप क्या रखते हो, एक कंडीशन रखते हो, ठीक है? आप कंडीशन का मतलब एक शर्त रखते हो। देखो, अ कंडीशनल सेंटेंस रेफर्स टू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आप क्या करते हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दिखाते हो। किसको दिखाते हो? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल का मतलब जो रियल नहीं है, जो मतलब फैक्ट पे बेस्ड नहीं है, या कोई ऐसी चीज जो केवल मतलब आप केवल उसको मान रहे हो, वो रियल में नहीं है, केवल आप क्या कर रहे हो, उसको मान रहे हो, जो कि केवल मानने के आधार पर है कोई चीज। जैसे बोलते हैं ना कि अगर तुम एक शेर होते, तो क्या ये वास्तविक है, क्या ये फैक्ट्स पे बेस्ड है? तो आप कहोगे नहीं है सर, ठीक है? अगर मैं वहां जाता हूं, अगर मैं वहां जाता हूं तो ये वास्तव में तो काम नहीं हुआ ना। ये केवल क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, कि अगर तुम वहां जाते हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो अ कंडीशनल सेंटेंस रेफर्स टू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड इट्स पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि इसका परिणाम, नतीजा। एक तो आपको दिया जाएगा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि सोचो अगर ऐसा हो तो कैसा हो जाएगा, यानी कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और उस सिचुएशन से जनरेट होने वाला उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो परिणाम है, इन दो के बारे में बात हो रही होती है। जब ये दोनों आपको एक सेंटेंस के अंदर मिल जाए तो उसी को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और जाहिर सी बात है, दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, और एक हम बात कर रहे हैं पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस की। तो जिसके अंदर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगा उस क्लॉज को हम क्या बोलेंगे, इफ क्लॉज, ठीक है? इफ क्लॉज बोलते हैं। बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज होते हैं अपने आप में, और जिसके अंदर इस सिचुएशन का रिजल्ट, कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो उसके अंदर, जिसके अंदर रिजल्ट की बात की जा रही होगी, कॉन्सिक्वेंस की बात की जा रही होगी, उस क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज कहते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कह सकते हो एन एक्शन डिपेंड्स ऑन अनदर, और दूसरी बात यह है, ये स्लैश में नहीं, एंड कर सकते हो, एंड एन एक्शन डिपेंड्स ऑन अनदर एक्शन। आप कह सकते हो कि जो एक एक्शन है वो दूसरे पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है? डिपेंड करने का मतलब क्या है कि भैया जब तक ये वाला काम नहीं होगा ना तब तक ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सिक्वेंस है।
और किसी भी चीज का कॉन्सिक्वेंस तभी तो होगा जब पहले वो काम होगा। अगर मैं दिल्ली आता हूं तो तुमसे मिलूंगा, तो मिलने का काम तो तभी होगा ना जब मैं दिल्ली आऊंगा, यानी कि मिलने का काम तो क्या है, कॉन्सिक्वेंस है। और वो कॉन्सिक्वेंस तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये वाली जो कंडीशन है मेरे दिल्ली आने की, जब तक ये फुलफिल नहीं होगी तब तक कॉन्सिक्वेंस उसका नहीं आ पाएगा। तो आप कह सकते हो हमेशा इस सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक जो क्लॉज होता है वो दूसरे पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जो क्लॉज डिपेंड कर रहा है उसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज, और जिस पर वो डिपेंड कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज। आया समझ में? एग्जाम्पल्स देखो, इफ आई गो देयर, अगर मैं वहां जाता हूं, आई विल टेक यू विद मी, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। देखो एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। अब आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा क्लॉज किस पे डिपेंड कर रहा है। पहले तो आप बताओ, क्या ये जो मैंने लिखा है दो क्लॉज को मिलाकर एक सेंटेंस बना है, क्या ये सेंटेंस कंडीशनल है? कैसे पता लगाओगे? पता लगाने के लिए आपको देखना है कि क्या इसके अंदर कोई कंडीशन रखी जा रही है और क्या एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो पता लगाओ। तो मैंने बोला इफ आई गो देयर, अगर मैं वहां जाता हूं, आई विल टेक यू विद मी, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। क्या ये काम वास्तव में हुआ है मेरे जाने का? अभी तक अभी तो नहीं हुआ ना। मैंने क्या बोला, अगर मैं जाता हूं, यानी कि अभी मैंने काम किया नहीं है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर मैं जाता हूं, मतलब मैं केवल अभी मान रहा हूं इस बात को कि अगर मैं जाता हूं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, यहां पर एक कंडीशन रखी जा रही है कि मैं तुम्हें अपने साथ तभी लेके जाऊंगा जब मैं वहां जाऊंगा। समझ में आ रहा है? यानी कि ये वाला जो काम है तभी हो पाएगा जब ये वाला होगा। इसके अंदर कंडीशन रखी जा रही है मेरे वहां जाने की, इफ आई गो देयर, इसी में कंडीशन रखी जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज। क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज। और इसके होने के बाद ही ये वाला हो पाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेन क्लॉज। और मैंने आपको क्या बताया, जो मेन क्लॉज होता है वो आपका डिपेंड करता है इफ क्लॉज के ऊपर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यू विल गेट फूड, यू विल गेट गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्त है, यू स्टडी हार्ड, कि अगर तुम क्या करते हो, मेहनत के साथ पढ़ाई करते हो, यू विल गेट गुड मार्क्स, तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यानी कि गुड मार्क्स का मिलना डिपेंड कर रहा है तुम्हारे मेहनत करने पे, यानी कि इस काम का होना इस काम पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये भी कंडीशनल है, इसको आप क्या बोलोगे, मेन क्लॉज, क्योंकि मेन काम तो यही है ना, जो कॉन्सिक्वेंस वाला पार्ट होता है वो मेन क्लॉज होता है। मतलब तुम अगर पढ़ोगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, यानी कि कॉन्सिक्वेंस तो इसी के अंदर है, परिणाम तो इसी के अंदर है। तो ये मेन क्लॉज और ये क्या हो जाएगा आपका, इफ क्लॉज। ठीक है भाई। अगला, शी विल नॉट गो फ्रॉम हियर, वो यहां से नहीं जाएगी, अंटिल माई मदर कम्स, जब तक मेरी मम्मी नहीं आती। यानी कि ये वाला काम तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ये वाला काम नहीं होगा, और इसके अंदर कंडीशन रखी है मैंने, तो ये आपका हो जाएगा इफ क्लॉज। और इसके अंदर इसी का निष्कर्ष है, सॉरी कॉन्सिक्वेंस है कि अगर ये हो जाएगा तभी ये हो पाएगा। ठीक है, यानी कि इस काम का जो होना है वो इस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो आप इसको क्या बोलोगे, मेन क्लॉज। ठीक है। और ऐसे ही इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट एवरीथिंग, अगर तुमने मुझे सब कुछ बता दिया होता, आई वुड हैव श्योरली हेल्प्ड यू, तो मैंने तुम्हारी मदद जरूर की होती। यानी कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, पता है क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं। यानी कि अगर ये काम हो गया होता, अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। यानी कि ये काम कब होता, जब ये होता। यानी कि इस काम का होना इस काम पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो आप इसको बोलोगे मेन क्लॉज। जो डिपेंड करे वो मेन क्लॉज, और जिस पर डिपेंड करे वो क्या होता है, इफ क्लॉज। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अब आपको देखो यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है, और जो मेन क्लॉज है वो विल शैल के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल फ्यूचर से बन रहा है। यहाँ पर भी सेम है, जो आपका इफ क्लॉज है वो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन क्लॉज वही विल शैल की साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल फ्यूचर से बन रहा है। यहाँ पर भी सेम है, शी विल नॉट गो फ्रॉम हियर, जो मेन क्लॉज है वो आपका विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो इफ क्लॉज है वो आपका सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से। इस वाले में देखोगे जो इफ क्लॉज है वो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बन रहा है, और जो मेन क्लॉज है वो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये आगे भी आप समझोगे कि अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनके अलग अलग क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन दी है और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। अब आ जाते हैं इस वाली स्लाइड पे, क्या लिखा है देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस ऑलवेज कंटेन अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम इफ क्लॉज भी कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज या इफ क्लॉज, दैट एक्सप्रेसेस अ कंडीशन। मैंने अभी बताया था कि जिस क्लॉज के अंदर कंडीशन रखी जाती है उस क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज या इफ क्लॉज। ठीक है। एंड अ मेन क्लॉज, और एक होता है आपका मेन क्लॉज इंडिकेटिंग द आउटकम यानी कि कॉन्सिक्वेंस, वही जो आपने लिखा था ना अभी कॉन्सिक्वेंस, जो कि किसको दिखाता है, कॉन्सिक्वेंस को, यानी कि परिणाम को दिखाने वाला जो क्लॉज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस कंडीशन, कुछ ये शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं, ये असल में आपको इफ क्लॉज में देखने को मिलेंगे। किस में देखने को मिलेंगे, इफ क्लॉज में, क्योंकि इफ क्लॉज में क्या दिखाते हैं हम, कंडीशन को दिखाते हैं। और ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कंडीशन को शो कर सकते हैं, जैसे कि इफ हो गया, व्हेन हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्त है, और इस व्हेन का मतलब यहां पर क्या है, जब, यहां पर इसका मतलब कब नहीं है, यहां पर इसका मतलब क्या है, जब। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं।
ये हमेशा दिखाता है सिचुएशन को, किसको दिखाता है, सिचुएशन को इंडिकेट करता है। और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, ये हमेशा टाइम को डिनोट करता है, ध्यान रखना। और एक और चीज ध्यान रखना, देखो दोनों के अंदर ही नहीं आ रहा है, यदि नहीं, जब तक नहीं, यानी कि अनलेस और अनटिल, ये दोनों अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये दोनों अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, यानी कि इनके साथ में आपको कभी भी नॉट या नेवर का इस्तेमाल नहीं करना, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, याद रख लोगे भाई, क्योंकि ये खुद अपने आप में नेगेटिव है, अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, तो कभी भी इनके साथ में आपको नेगेटिव वर्ड्स जैसे कि नॉट या नेवर यूज आपको नहीं करना। उसके बाद इफ क्लॉज में एज सुन एज आपको दिखाई दे सकता है, एज सुन एज का मतलब जैसे ही वैसे, बोलते ना कि जैसे ही मैं क्लास में आया वैसे ही वो चली गई, ठीक है। आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर का मतलब पहले, इन केस का मतलब यदि, इन केस और इफ जो है ना एक बराबर होते हैं, इन केस और इफ जो है वो एक बराबर होते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी भी एक ही सेंटेंस में इन केस और इफ साथ में नहीं आएगा, एग्जाम में आ चुका है, जैसे एग्जाम में आ चुका है इन केस इफ इट रेन्स व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, ऐसा एग्जाम में आ चुका है, इन केस इफ इट रेन्स व्हाट विल यू डू। तो आप मुझे बताओ इसमें गलती क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया, इन केस और इफ कभी साथ में नहीं आएंगे, ये जो सेंटेंस है ना इसको क्या बना देते हैं, सुपरफ्लुअस बना देते हैं, क्या बना देते हैं, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जैसे मैं आपसे बोलूं कजन ब्रदर, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, मैं आपसे बोलूं कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, तो जब मुझे पता है कि कजन का मतलब क्या है, कजन का मतलब ही है चचेरा भाई या चचेरी बहन, ममेरा भाई या ममेरी बहन, फुफेरा भाई फुफेरी बहन, मतलब इसके अंदर भाई बहन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अलग से ब्रदर सिस्टर इसके साथ नहीं लगाते कभी भी। आप कभी भी ये नहीं बोलते कि ही इज माई कजन ब्रदर, आप खुद दिमाग लगाओ, जैसे ही आपने बोल दिया ही, तो अंडरस्टूड है कि आप लड़के की बात कर रहे हो, तो वहां पर कजन का मतलब चला जाएगा भाई, चचेरा भाई है, ही इज माई कजन सीधा बोलोगे, शी इज माई कजन, तो वहां पर आपको ब्रदर सिस्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब आप ये लगा देते हो तो वो सेंटेंस को क्या बनाता है, सुपरफ्लुअस बना देता है, ठीक है भाई। और सुपरफ्लुअस बनाने का मतलब है कि वो गलत हो जाता है, आया समझ में। जैसे कभी भी आप ये नहीं बोलोगे रिटर्न बैक, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो बैक नहीं बोलोगे। रिपीट अगेन कभी नहीं बोलते, क्योंकि रिपीट का मतलब ही होता है दोहराना, यानी कि किसी चीज को दोबारा करना, दोबारा बोलना, तो रिपीट अगेन नहीं लगाते। सुपरफ्लोस का भी अलग एक टॉपिक है, मैं आपको करवा दूंगा अगर आप कहोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन केस और इफ कभी भी साथ में नहीं आते, ये सेंटेंस को क्या बना देते हैं, सुपरफ्लोस बना देते हैं, ठीक है। तो इन केस अलग आएगा, और इफ या तो आप कर दो इफ इट रेन्स, या तो आप कर दो इन केस इट रेन्स, दोनों में से एक लगाओ। और नो सूनर देन का मतलब जैसे ही वैसे, ठीक है। ये आपका आएगा किसमें, इफ क्लॉज में। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ना मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, मुख्यतः तीन प्रकार के, ध्यान रखना। पहला होता है जो आपका इफ क्लॉज होगा, इफ क्लॉज आपको पता लग गया क्या होता है, जिसमें कंडीशन रखी जाती है, ठीक है। इफ क्लॉज आपका होगा प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में, किसमें होगा, प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट में भी मेन जो होगा, देखो प्रेजेंट टेंस में लिख रहा हूं ना, तो प्रेजेंट का मतलब इफ क्लॉज जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, और वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस में हो सकता है। मेन जो एग्जाम में फोकस किया जाता है, जिसके ऊपर 99% चांस है कि क्वेश्चन बनते हैं, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान रखना मेरे भाई, जो आपका इफ क्लॉज होगा उसमें या तो आपका प्रेजेंट टेंस आएगा, और प्रेजेंट टेंस का मतलब इन चारों में से कोई सा भी टेंस, लेकिन जो मेन आपका आता है वो क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हालांकि मैं आपको चारों ही समझाने वाला हूं, लेकिन मेन जिसकी हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सा फंडा होता है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर रिक्वायरमेंट है तो एस लगाओ और साथ में ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। दूसरा हो सकता है जो आपका इफ क्लॉज हो, वो आपका किससे बने, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। किससे बने, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ध्यान रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या, जैसे वर, जैसे हैड। अब आपको सर हेड तो सर हेड तो एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेड अपने आप में एक वर्ब का भी तो काम करता है, हैजव का सेकंड फॉर्म हेड होता है ना, तो हेड अपने आप में सेकंड फॉर्म बन जाएगा यहाँ पर पोजेशन को दिखाने के लिए, जैसे कि आई हैव मनी, आई हैड मनी, तो हेड क्या कर रहा है, पोजेशन को दिखा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी जो या तो वर या हेड या कोई भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तीन चीजें याद रखना। अगर मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म बोल रहा हूं तो या तो वहां पर वर आएगा, या तो वहां पर हेड आएगा, या तो वहां पर कोई भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आप कहोगे सर वॉज भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि वॉज वर्ब का पेयर होता है, लेकिन ध्यान रखना इफ क्लॉज में कभी भी वॉज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आएगा तो या तो वर आएगा, या हेड आएगा, या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आपके दिमाग में चलेगा कि सर कब हम वर लगाएं, कब हम हेड लगाएं, और कब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं, तो मेरे लाल समझाऊंगा, टेंशन मत लो, सब समझाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट बचेगा नहीं, टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है।
वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब मैंने बता दिया, तीन चीजें याद रखो, या तो वर आएगा, या हेड आएगा, या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब तुम्हें पता है ऐसे वर्ब्स जो कि तुम्हारे एक्शन को दिखाते हैं, जैसे कि प्ले, जंप, स्लीप, ईट, फ्लाई, ये तुम्हारे मेन वर्ब्स होते हैं, ठीक है भाई। और तीसरा जो तुम्हारा होगा इफ क्लॉज जो होगा वो तुम्हारा बनेगा हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात हम कर रहे हैं। तो इफ क्लॉज में या तो प्रेजेंट टेंस हो सकता है, या तो इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि इन तीनों में से एक हो सकता है, या तो इफ क्लॉज में आपका हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ क्लॉज में कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता। इफ क्लॉज में कभी भी विल, वुड या शेल, ये जो फ्यूचर को दिखाने वाले मॉडल्स है, ये कभी भी यूज नहीं होंगे, ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इफ क्लॉज में या तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में चारों के चारों आ सकते हैं, लेकिन मेन जो फोकस किया जाता है वो किस पे किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। या तो इफ क्लॉज में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और मैंने आपको बता दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, इसको बता देता हूं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है या तो वर, या तो मेरे भाई हेड, केवल हेड, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, ध्यान रखना, केवल हेड, हेड के बाद नाउन, ये ऐसे याद रखो चलो आप, ठीक है। और या तो आपको दिखाई देगा क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म, ये इन तीनों में से एक दिखाई देगा इफ क्लॉज में, ठीक है। और तीसरा इफ क्लॉज किससे बनता है भाई, हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो तीन तरह के जो है आपके इफ क्लॉज पाए जाएंगे, या तीन तरह के आपके कंडीशनल सेंटेंस पाए जाएंगे। मैंने कहा था ना कि पहली क्लास से अलग क्लास होगी ये वाली। जिन बच्चों ने पहली क्लास मेरी देखी होगी उनको पता होगा कि उनसे मैं कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड कर रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ मैं नया एक्सप्लेन कर रहा हूं, नया ऐड कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने कहा था स्किप मत करना, पूरी क्लास देखना। आगे देखो, अब समझ के चलते हैं कि कब कब यूज करते हैं इफ क्लॉज इन प्रेजेंट, इसको कब यूज करते हैं। इफ क्लॉज इन, इफ क्लॉज विद वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज करते हैं। इफ क्लॉज विद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज करते हैं, ठीक है। चलो, व्हेन डू वी यूज डिफरेंट कंडीशनल सेंटेंसेस। तो सबसे पहले देखते हैं पहला वाला। पहला वाला क्या है, इफ क्लॉज इन सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हो। मैंने कहा ना कि देखो प्रेजेंट के चारों ही टेंस आ सकते हैं, लेकिन मेन फोकस किस पे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट भी कहते हो। तो अगर आपका इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, और ये कब आता है भाई, जानने वाली बात तो ये है ना कि चलो इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में आता है, ये हमें पता है, लेकिन सर आएगा कब, ये भी तो पता होना चाहिए। ये क्या होता है, पेन टैप पे कहीं भी भाग जाता है। जल्दी ही डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, और वो पैसे तभी आ पाएंगे जब मैं आज से जोड़ना शुरू करूं। हर महीने अपनी सैलरी का कुछ जो पार्ट है ना, मैं उसको जोड़ना शुरू करूं। क्यों, थोड़ा 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 करके जोड़ेंगे तो मुझे लगता है, जैसे अगर मैं हर महीने मान लो अपनी सैलरी में से क्योंकि खर्चे बहुत है, फैमिली को दिल्ली में भी भेजना होता है, अपने भी खर्चे, अगर मैं हर महीने 5,000 रुपये निकालता हूँ, एक साल में कितने हो गए, 12 पंजे 60,000। और डिजिटल बोर्ड मिला के, कैमरा वैमरा सब कुछ मिला के जो मैंने पता किया था, वो लगभग 6 लाख रुपए का आता है टोटल सब कुछ मिला के। तो 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट गए, 10 साल, 10 साल में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा भाई, ठीक है, 10 साल में आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलो भाई क्या कर सकते हैं अब, चलो ठीक है। इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा तो कब आएगा, देखो कब आना चाहिए। अच्छा, जब भी आपका इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो असल में हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फ्यूचर कंडीशनल। आप कहोगे सर कुछ तो लोचा लग रहा है। सर लोचा ये लग रहा है कि यहां पर आप बात कर रहे हो प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और इसको आप बोल कर रहे हो फ्यूचर कंडीशनल। क्यों बोल रहा हूं, समझाता हूं, समझो। देखो हम कब यूज करते हैं इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस, कब यूज करते हैं, जब आपको दिखाना हो अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट। जब आप एक ऐसे कंडीशन की बात करो जो कि पॉसिबल हो, जिसको करना पॉसिबल हो, और उसका जो प्रोबेबल रिजल्ट हो, उसका जो रिजल्ट हो वो भी प्रोबेबल हो। प्रोबेबल का मतलब होने योग्य। आप एक ऐसी कंडीशन को दिखा रहे हो जो कि क्या हो, पॉसिबल। तो जाहिर सी बात है अगर एक कंडीशन पॉसिबल है तो उसका जो निकलने वाला रिजल्ट होगा वो भी तो प्रोबेबल होगा, वो भी तो पॉसिबल होगा। तो जब भी आप ऐसे दो क्लॉजेस को जोड़कर एक पूरा कंडीशनल बनाते हो, तो हमेशा जो इफ क्लॉज होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा। और ऐसे में हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, जब भी आप प्रेजेंट डेफिनिट यूज करते हो ना, तो जो दोनों के दोनों एक्शंस होते हैं, असल में देखो आपको पता है, एक जो दोनों के दोनों क्लॉज होते हैं, या दो एक्शन कह सकते हो भाई, एक एक्शन वो होगा जो इफ क्लॉज में होगा, और दूसरा एक्शन वो होगा जो मेन क्लॉज में होगा। तो इसमें जो दोनों के दोनों एक्शंस होते हैं, असल में वो किसको दिखा रहे होते हैं, फ्यूचर को। जो दोनों के दोनों एक्शंस हैं, यानी कि फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन, ये दोनों ही किसको इंडिकेट कर रहे होते हैं, फ्यूचर को। क्यों पता है, क्योंकि दोनों ही फ्यूचर में होंगे, अभी तक हुए नहीं है।
अगर आप इफ क्लॉज के अंदर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हो तो इसका सिंपल सा मतलब होगा कि आप एक ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हो जो कि क्या है, पॉसिबल है, और उसका जो रिजल्ट है वो भी क्या है, प्रोबेबल है। और जो पॉसिबल कंडीशन है और जो रिजल्ट है ये दोनों ही फ्यूचर में होंगे, अभी हुए नहीं है, ध्यान रखना। जिस कंडीशन की बात कर रहे हो वो भी फ्यूचर में होगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो भी फ्यूचर में होगा। हमेशा ये मीनिंग जाएगी इसकी, ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर देखो आपको समझाने के लिए मैंने लिख रखा है, जो फर्स्ट एक्शन होगा मेरे भाई वो आपका होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट मतलब वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो आपका सेकंड एक्शन होगा वो आपका होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है, विल शैल, और विल शैल के साथ में क्या आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे में आपको पता है मैंने क्या बताया, जो सेकंड एक्शन होता है डिपेंड्स ऑन फर्स्ट एक्शन, सेकंड वाला फर्स्ट पे डिपेंड करता है, और जो डिपेंड करे उसको मेन क्लॉज कहते हैं। और यही जो मेन क्लॉज है यही रिजल्ट होता है, मैंने आपको बताया बताया ना। और ये आपका क्या है, ये आपका कंडीशन है, जिसके अंदर कंडीशन रखते हैं उसी को इफ क्लॉज कहते हैं। तो ये आपका इफ क्लॉज है, आपका क्या है, ये इफ क्लॉज है। और मैंने क्या बताया, जो दोनों के दोनों एक्शंस हैं ये किस में होंगे, फ्यूचर में होंगे, ध्यान रखना, फ्यूचर में होंगे, अभी तक हुए नहीं है, फ्यूचर में होंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंडीशनल। देखो लिखा है ना मैंने, फ्यूचर कंडीशनल, यानी कि जब भी इफ क्लॉज में आपको ये टेंस दिखाई दे जाए सिंपल प्रेजेंट, तो आंख बंद करके बोलना कि फ्यूचर कंडीशनल है, यानी कि वो काम अभी होगा, अभी हुआ नहीं है। एग्जांपल देखो, ही विल फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ कर देगा, प्रोवाइडेड यू अपोलोजाइज टू हिम, बस शर्त है कि तुम उससे माफी मांग लो। देखो एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज आपका ये है, ही विल फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ कर देगा, वो तुम्हें माफ कर देगा, प्रोवाइडेड यू अपोलोजाइज टू हिम, बशर्त है कि तुम उससे क्या कर लो भाई, माफी मांग लो। अब आप मुझे बताओ, पहले तो मुझे बताओ क्या ये कंडीशन सेंटेंस आपको लग रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल लग रहा है, कैसे? देखो वो तुम्हें माफ कर देगा, ठीक है, प्रोवाइडेड बस शर्त है, तो आपने शर्त रख दी ना। आपने जब बोला प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्त है, बशर्त है यू अपोलोजाइज टू हिम, बशर्त है कि तुम उससे माफी मांग लो। तो आपने जब खुद ही बोल दिया कि बस शर्त है तो आपने कंडीशन रख दी ना। देखो वो तुम्हें माफ करेगा, लेकिन पता ये काम कब हो पाएगा, जब ये वाला काम होगा, यानी कि ये वाला जो काम है ये इस पे डिपेंड कर रहा है। देखो जो ऐसा नहीं है कि रट के मत बैठ जाना कि इफ क्लॉज पहले आएगा मेन क्लॉज बाद में आएगा, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। आपको पढ़कर पता लगाना है कि भाई माफ करने का काम तभी तो होगा जब तुम माफी मांगोगे, यानी कि ये काम जो है इस पे डिपेंड कर रहा है। अब आप मुझे बताओ ये फर्स्ट एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि पहले अपोलोजाइज करोगे तभी तो माफ करेगा वो, ये आपका सेकंड एक्शन हो गया, ठीक है। अब आपका जो फर्स्ट एक्शन है वो देखो किस में है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अपोलोजाइज क्या है, सब्जेक्ट, और अपोलोजाइज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप कहोगे सर ये तो सिंपल प्रेजेंट है, सर ये तो सिंपल प्रेजेंट है। तो ऐसे में जो आपका मेन क्लॉज होना चाहिए, जो सेकंड एक्शन होना चाहिए, वो आपका सिंपल फ्यूचर से बनना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट के साथ विल के साथ वी1। तो सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सर विल के साथ सर वी1, तो सर बिल्कुल सही लग रहा है। आप केवल ये मत चेक करो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो विल प्लस वी1, आप चेक करो कि क्या यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इफ क्लॉज के अंदर तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है, V2 भी आ सकता है, हेड प्लस V3। तो आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि यहां पर तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा? क्यों पता है? क्योंकि ये दोनों के दोनों जो काम है ना, ये देखो पॉसिबल है। मैंने क्या बताया, जब भी आपको लगे कि पॉसिबल कंडीशन, भाई अगर तुम उससे माफी मांगते हो तो माफी मांगना एक पॉसिबल चीज है ना, कुछ इंपॉसिबल तो नहीं बोला मैंने कि अगर तुम चिड़िया होते, या अगर तुम भगत सिंह होते, या अगर तुम ये होते, कुछ मैंने ऐसा इंपॉसिबल तो मैंने नहीं बोला ना। मैंने माफी मांगने की बात करी जो पॉसिबल है, तो आपको पता है कि ये जो कंडीशन है पॉसिबल है, और इसका जो आने वाला रिजल्ट है ये भी पॉसिबल है, यानी कि प्रोबेबल है। तो मैंने क्या बताया, जब दो ऐसी बात हो जिसमें कंडीशन भी पॉसिबल हो और उसका रिजल्ट भी क्या हो, पॉसिबल हो, तो और दोनों के दोनों फ्यूचर में होने वाले हो, तो देखो दोनों फ्यूचर में हो, अभी तक हुआ थोड़ी है। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि अगर तुम उससे माफी मांगते हो, तो यानी कि अभी तक मांगी नहीं है ना, काम होगा ना अभी। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों है, पता लग गया ना क्यों, क्योंकि इसमें जो बात की जा रही है वो पॉसिबल है, यानी कि वो हो सकता है। और दोनों के दोनों जो काम है, माफी मांगने का भी और माफ करने का भी, दोनों फ्यूचर में होंगे, यानी कि फ्यूचर कंडीशनल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? फ्यूचर कंडीशनल का। आई होप आपको मेरी जो बताई गई बात है समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। अगला देखो, शी विल मीट यू, वो तुमसे मिलेगी, शी विल मीट यू, ये एक क्लॉज है, ठीक है। एज सुन एज यू रीच दिल्ली, जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचोगे वो तुमसे मिलेगी। दो क्लॉज है इसके अंदर, देखो जिसमें एज सुन एज आ गया तो मैंने क्या बताया, जिसमें एज सुन एज, इफ, अनलेस, अनटिल आ जाए उसको हम बोलते हैं इफ क्लॉज। तो ये आपका इफ क्लॉज है, क्योंकि इसी के अंदर कंडीशन रख रहा हूं मैं। और ये आपका मेन क्लॉज है, यानी कि आपका कॉन्सिक्वेंस है, इसमें रिजल्ट है, मेन क्लॉज है, क्योंकि देखो ना,
एज सुन एज यू रीच दिल्ली, जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचोगे वो तुमसे मिलेगी। यानी कि पहले तुम दिल्ली पहुंचोगे तभी तो मिलेगी। यानी कि ये काम जो है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो ये वाला काम है मिलने का, वो इस पे डिपेंड कर रहा है, एज सुन एज यू रीच दिल्ली पे। समझ में आया? अब आप मुझे बताओ क्या ये कंडीशनल है? तो आपको कहोगे सर कंडीशनल तो है, क्योंकि इसमें मैंने कंडीशन रखी है कि अगर तुम दिल्ली जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचते हो वो तुमसे मिलेगी। ठीक है, यानी कि कंडीशनल है। अब आप देखो इसका जो फर्स्ट एक्शन है वो कौन सा है? मैंने क्या बताया, जो इफ क्लॉज होता है यही फर्स्ट एक्शन होता है, यानी कि ये फर्स्ट एक्शन है। तो जो फर्स्ट एक्शन है वो किस में दे रखा है? सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है। देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो फर्स्ट एक्शन है वो आपका सिंपल प्रेजेंट में है, और जो सेकंड एक्शन है वो आपका देखो सिंपल फ्यूचर में, यानी कि देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल शैल, विल शैल के साथ वी1। तो एक्साइटमेंट में सही मत कर देना भाई, ये तो आपको पता है कि अगर हम पेयर बनाए कि फर्स्ट एक्शन इसमें तो सेकंड एक्शन इसमें, उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन आपको चेक भी करना है कि क्या यहां पर वास्तव में ये वाला पेयर आना चाहिए कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक फ्यूचर इंडेफिनिट। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, पहले आप पढ़कर देखो कि जो कंडीशन इसके अंदर रखी जा रही क्या वो पॉसिबल है। तुम जैसे ही दिल्ली पहुंचते हो तो दिल्ली पहुंचने की चीज तो पॉसिबल है ना, अगर तुम चाहोगे पहुंचना तो पहुंच सकते हो, पॉसिबल है। क्या इसका जो आने वाला रिजल्ट है वो पॉसिबल है, वो तुमसे मिलेगी, ये भी पॉसिबल है। तो सर ठीक है, दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। हमने क्या बोला, दोनों ही पॉसिबल हो और दोनों ही फ्यूचर में होने वाले हो। तो देखो मैंने क्या बोला कि वो तुमसे मिलेगी जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचते हो, यानी कि ना तो तुम अभी दिल्ली पहुंचे हो ना वो तुमसे मिली है, यानी कि दिल्ली पहुंचना और मिलना दोनों फ्यूचर के। तो अब आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, दोनों ही मतलब कंडीशन भी रिजल्ट भी दोनों पॉसिबल हैं, यानी कि हो सकते हैं, और दोनों ही फ्यूचर के हैं। तो सर जब दोनों कंडीशन हो गई मैच कि भाई दोनों की दोनों क्या है, पॉसिबल है, और दोनों के दोनों फ्यूचर के हैं, तो सर अब तो बिल्कुल ठीक है। अब तो जो फर्स्ट एक्शन होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, सर सिंपल प्रेजेंट में है, और जो सेकंड होगा वो सर सिंपल फ्यूचर में होगा, तो सर सिंपल फ्यूचर में है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल ओके है। सेम ऐसी है, दे विल नॉट हेल्प यू अंटिल यू आस्क देम टू हेल्प, जब तक तुम मदद नहीं मांगते वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो देखो कंडीशन रखी जा रही है कि भाई वो तुम्हारी मदद तभी करेंगे जब तुम मदद मांगोगे, तो कंडीशन इसमें रखी जा रही है। आपको पता है इफ क्लॉज है, अंटिल आ गया ना, और ये आपका मेन क्लॉज है। देखो तुम्हारा उनसे मदद मांगना पॉसिबल है और वो तुम्हारी मदद कर देंगे, ये भी पॉसिबल है। भाई कोई ऐसा असंभव काम तो नहीं बोल दिया ना मैंने जो हो ही नहीं सकता, दोनों पॉसिबल है, और दोनों अभी तक हुए नहीं है, पढ़कर ही पता लग रहा है। अगर तुम उनसे माफी मांगते हो या अगर तुम उनसे माफी मांगोगे तो तुम माफ कर देंगे, यानी कि दोनों ऐसे काम है जो अभी तक हुए नहीं है। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि अगर तुम उनसे या जब तक तुम उनसे माफी नहीं मांगते वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तो मैं किसी से क्यों बोलूंगा, क्योंकि इसका वो काम अभी हुआ नहीं है, वो काम अभी होगा। यानी कि दो ऐसे काम है, मतलब जो कंडीशन है वो भी पॉसिबल है, होने योग्य है, उसका जो रिजल्ट है वो भी होने योग्य है, यानी कि ये वाली जो बात है वो मैच कर रही है। क्या दोनों फ्यूचर के हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल फ्यूचर के हैं, क्योंकि माफी मांगना और माफ करना दोनों फ्यूचर में। तो आप कहोगे सर आप ठीक है, अब जो पहला वाला एक्शन होगा ना सर वो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, और सेकंड वाला जो एक्शन है ना सर वो सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। तो सर चेक कर लेते हैं एक बार, जो पहला वाला यानी कि जो इफ क्लॉज है क्या सिंपल प्रेजेंट में है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल है सर। मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल है सर। सेम ऐसी, देयर विल बी रश एट रंगाज हाउस, रंगा के घर पे क्या होगी, भीड़ होगी, व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, जब अपने गांव वापस आएगा। देखो अब आपको पता है ये इफ क्लॉज है क्योंकि इसके अंदर व्हेन आ रहा है, कंडीशन तो इसी में रखी जा रही है ना भाई, भीड़ तो तब होगी जब पहले रंगा आएगा तभी तो भीड़ होगी। समझ में आ रहा है? दोनों के दोनों काम पॉसिबल है, जो कंडीशन है रंगा के आने की, गांव में वापस आने की, एक ये भी पॉसिबल बात हो रही है, और घर पे भीड़ लगने की बात भी पॉसिबल है। ऐसा तो है नहीं कि इम्पॉसिबल सी चीजें जो हो ही नहीं सकती कभी, दोनों पॉसिबल है, दोनों होने योग्य हैं, और दोनों फ्यूचर की बात है, और एक जो है वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, सॉरी ये वाला जो इस पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको पता है कंडीशनल का ये वाला एग्जांपल है फ्यूचर कंडीशनल, जिसमें आपका जो पहला वाला एक्शन है, यानी कि जो पहले रंगा आएगा ना अपने गांव तभी तो लोग भीड़ लगाएंगे, तो पहला एक्शन किसमें होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और रिक्वायरमेंट के साथ एस लगा दिया मैंने समझा रखा कब लगाते हैं। और जो सेकंड एक्शन है देखो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बिल्कुल ठीक है। देखो विल शैल वुड इज नॉट यूज्ड इन इफ क्लॉज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इफ क्लॉज में या तो प्रेजेंट टेंस या V2 या हेड प्लस V3, कभी भी विल शैल वुड कभी भी नहीं आएगा। अब अगला क्या था, देखो अगला ये था इफ क्लॉज विद वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहा हूं तो मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं बोल रहा हूं इफ क्लॉज विद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मैंने क्या बताया, सेकंड फॉर्म का मतलब है या तो वर्ब से बनेगा, या तो हेड से बनेगा, या तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से। अब इन तीनों की सिचुएशन अलग अलग होती है, तीनों की कंडीशन अलग अलग होती है, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं वर्ब वाले को, पहले हम समझते हैं कि भाई ओवरऑल हम V2 को कब यूज करते हैं, इफ क्लॉज में V2 हम ओवरऑल कब लगाते हैं। जैसे भी आपने पढ़ा कि इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कब लगाते हैं, जब हम एक पॉसिबल कंडीशन की बात कर रहे होते हैं और उसके पॉसिबल रिजल्ट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में दोनों फ्यूचर को दिखा रहे होते हैं। ऐसे अब हम ये समझ लेते हैं कि जो इफ क्लॉज है
इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं? तो चलो देखो, जब हमें एक हाइपोथेटिकल कंडीशन को दिखाना हो। देखो अभी जो पीछे आपने पढ़ा वो क्या था? पॉसिबल कंडीशन, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जो हो सकती है, लेकिन यहां पर आपको एक ऐसी कंडीशन दिखानी जो कि हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब कि वो वास्तविक है ही नहीं, वो फैक्ट पे बेस्ड है ही नहीं। जैसे मैं बोलूं कि अगर तुम एक शेर होते, अब आप मुझे बताओ ये एक पॉसिबल कंडीशन है, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है? तो आप कहोगे सर ये तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है। पीठ बज रही है मेरी। आप कहोगे सर ये तो हाइपोथेटिकल कंडीशन हो गया, ठीक है। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं सबकी मदद कर देता। ये पॉसिबल है या फिर ये हाइपोथेटिकल है? आप कहोगे सर पॉसिबल है तो सही। आप कह रहे हो अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं सबकी मदद कर देता, ठीक है। तो सर 1 करोड़ रुपए आपके पास हो सकते हैं, भाई 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं माना मैंने, लेकिन वो फ्यूचर की बात कर रहे हो आपकी। 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं, अभी तो नहीं है ना एक्चुअल में। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए होते ना तो मैं सबकी मदद कर देता, यानी कि जिस समय मैं बात बोल रहा हूं उसके हिसाब से तो हाइपोथेटिकल है ना, यानी कि मेरे पास 1 करोड़ तो नहीं है, मैं तो केवल एक बात सोच रहा हूं कि अगर मेरे पास होते तो मैं सबकी मदद कर देता, तो हाइपोथेटिकल है। समझ में आ रहा है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता, हाइपोथेटिकल है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं हूं तुम हो, मैं तुम्हारी जगह कैसे हो सकता हूं? लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो हम इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं? जब हमें एक हाइपोथेटिकल कंडीशन को दिखाना हो एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, और इसके प्रोबेबल रिजल्ट को दिखाना हो। मतलब अगर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब अगर ये सच होता तभी इसका जो रिजल्ट है वो क्या होता? प्रोबेबल होता, यानी कि संभाव्य होता, ठीक है। या फिर इम्प्रोबेबल भी कह सकते हो, जो मतलब नहीं हो सकता कभी भी। भाई जाहिर सी बात है, अगर कंडीशन हाइपोथेटिकल है, अगर कंडीशन क्या हाइपोथेटिकल है, तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है? वो प्रोबेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे? जैसे अगर तुम एक शेर देख लो तो तुम भाग जाओगे, तो क्या तुम भाग जाओगे? अगर तुम एक शेर देख लो तो तुम भाग जाओगे। देखो शेर का देखना ये हाइपोथेटिकल है, जैसे मैंने क्या बोला कि अगर अभी तुम एक शेर देख लो, अब आपको किसी तो पॉसिबल है, भाई पॉसिबल तुम्हारे लिए नहीं है। अगर टाइगर एकदम से आ जाए या शेर एकदम से आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम्हारे सामने एक शेर आ जाए तो मैं तो एक गेस कर रहा हूं ना, मैं तो एक इमेजिनेशन कर रहा हूं ना कि अगर तुम्हारे सामने शेर आ जाए, हाइपोथेटिकल है, कोई रियल कंडीशन तो नहीं है मेरे सामने अभी, तो तुम भाग जाओगे। लेकिन ये तो क्या है, ये तो अगर तुम शेर देख लो तो भाग जाओगे, तो ये जो भाग जाने का काम है ये तो प्रोबेबल है ना, यानी कि जो रिजल्ट है, जो हाइपोथेटिकल कंडीशन का रिजल्ट होता है वो हो सकता है कि प्रोबेबल हो, लेकिन जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो हमेशा हाइपोथेटिकल ही होगा। ध्यान रखना, यहां पर जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है, वो केवल क्या है, वो केवल क्या है? कल्पनाओं पर आधारित है, अनुमान पर आधारित है, फैक्ट्स पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। हाइपोथेटिकल का मीनिंग क्या होता है? जो कि बेस्ड ऑन सिचुएशंस होता है दैट हैव नॉट येट हैपेंड, मतलब ऐसे सिचुएशंस जो अभी तक हुए नहीं है, आगे हो ना हो पता नहीं, लेकिन अभी नहीं हुए। समझ रहे हो? क्लियरिटी आ रही है कि हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि आगे हो या ना हो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं कि अभी नहीं हुआ ये। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं सबकी मदद करता, आगे होंगे ना होंगे वो अलग बात है, लेकिन अभी तो नहीं है ना। अगर होते तो मैं ये बात क्यों बोलता? सोचो कि अगर मेरे पास 1 करोड़ होते, अगर मेरे पास सच में होते तो मैं ऐसा क्यों बोलता? मैंने बोला इसका मतलब मेरे पास अभी नहीं है, आगे होना हो नहीं पता, लेकिन अभी तो नहीं है ना। समझ में आ रहा है? और यहां से एक और बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या बोला? अभी तो नहीं है, मतलब कहने का मतलब जानते हो कि जब भी आप इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो ना, तो हमेशा आप प्रेजेंट की सिचुएशन की बात कर रहे होते हो। अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक लोचा होगा, देखो लोचा होने वाला है। मैंने भी क्या बोला? वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यूजुअली पता है कि हम पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं, मैंने यहां पर पास्ट इंडेफिनिट नहीं लिखा क्योंकि इंडेफिनिट नहीं कह सकते हम इसको, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहना ठीक है, इंडेफिनिट नहीं कह सकते हम इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट कह सकते हैं, लेकिन यहां पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वर्ब ही होता है, और जब आप वर लगा दोगे तो क्या आप उसको पास्ट इंडेफिनिट कह दोगे? नहीं ना, पास्ट इंडेफिनिट में कभी वर नहीं आता। तो इसीलिए आप ये कभी मत याद रखना कि इफ क्लॉज आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा, नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म याद रखो। और आप अच्छे से जानते हो कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट में आता है, जानते हो, चाहे वो वर हो, चाहे वो हेड हो, चाहे कोई मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, पास्ट में आता है। तो इफ क्लॉज आपका पास्ट में है, लेकिन जो ये दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है? प्रेजेंट की कंडीशन को दिखा रहा है। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था कि इफ क्लॉज आपका प्रेजेंट में था, लेकिन वो दिखा रहा था फ्यूचर की कंडीशन को, जिसको हम फ्यूचर कंडीशनल कहते हैं, यानी कि दोनों जो एक्शन है वो फ्यूचर के होने वाले हैं। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जो इफ क्लॉज है वो पास्ट में है, लेकिन जो कंडीशन ये दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट की कंडीशन दिखा रहा है। तो ये चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं, बिकॉज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। जब भी इफ क्लॉज में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे जाए, यानी कि वर, हेड या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप समझ जाना
कि वो पास्ट की बात नहीं कर रहा है आपसे, बात एक्चुअल में वो प्रेजेंट की कर रहा है। जैसे मैंने पीछे क्या बताया कि अगर इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट है तो आप ये मत समझना कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, बात असल में फ्यूचर की हो रही है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ऐसी मैं बोल रहा हूं कि अगर इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है मेरे लाल, तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि, जरूरी क्या, इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट की बात कर रहा ना, इसका मतलब है कि प्रेजेंट की बात की जा रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंडीशनल। ठीक है भाई। और अब देखो मैंने क्या बताया, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब वर्ब भी आ सकता है, हेड भी, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी। अब मैं आपको बताऊंगा वर्ब कब आएगा, हेड के साथ नाउन कब आएगा, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आएगा। पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं प्रेजेंट कंडीशनल के। जैसे इफ आई लिव्ड, देखो लिव्ड क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ आई लिव्ड इन दिस बंगलो, अगर मैं इस बंगलो में रह रहा होता, आई वुड फील वेरी हैप्पी, अगर मैं इस बंगलो में रह रहा होता तो मैं बड़ा खुश होता। एक बात बताओ, यहां पर देखो एक कंडीशन रखी गई है कि अगर मैं इस बंगलो में रह रहा होता तो मैं बड़ा खुश फील करता। यानी कि ये काम तो तभी होता ना खुश फील करने का, जब मैं बंगले में रह रहा होता। यानी कि एक काम का होना दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, और इसके अंदर आपने रखी है कंडीशन कि इस कंडीशन के फुलफिल होने के बाद ही ये वाली चीज हो सकती है। तो कंडीशनल तो है, नो डाउट। कंडीशनल में आप चेक करो कि क्या इसके अंदर जो जो बात हो रही है, इसके अंदर जो बात है क्या वो पॉसिबल है या केवल वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो आप कहोगे सर ये तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है। मैं बोल रहा हूं इफ आई लिव्ड इन दिस बंगलो, अगर मैं इस बंगलो में रह रहा होता, तो ये हाइपोथेटिकल है ना। मैंने अगर ये बोला कि अगर मैं इस बंगले में रह रहा होता, इसका मतलब क्या है कि मैं नहीं रह रहा हूं, मेरा बंगला नहीं है ये। यानी कि ये एक क्या है, अनरियल इवेंट है, जो कि रियल नहीं है, जो कि केवल हाइपोथेटिकल है, जो कि अभी तक हुई नहीं है। समझ में आ रहा, आगे होना हो पता नहीं, लेकिन अभी तो मैं इस बंगले में नहीं रहता, मुझे इतना पता है। समझ में आ रहा है। यहां पर देखो मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैंने नहीं बोला कि अगर मैं इस बंगले में रहूंगा तो मैं बड़ा खुश फील करूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इस बंगले में रह रहा होता, मैं यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे रहा हूं, तो मैं बहुत खुश फील होता। तो आपको पता है जब भी हाइपोथेटिकल कंडीशन आ जाए तो आपका जो इफ क्लॉज होगा वो किससे बनेगा, वो आपकी सेकंड फॉर्म से, जो कि मैंने यहाँ पर बना रखा है। अच्छा, इफ क्लॉज जो है यानी कि जो फर्स्ट एक्शन है, इफ क्लॉज मतलब फर्स्ट एक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये किसमें बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि ठीक है। अब आपके दिमाग में कि सर मेन क्लॉज किससे बनेगा, तो ये रहा ना भाई, देखो मेन क्लॉज जो सेकंड एक्शन है उसको मेन क्लॉज कहते हैं ना, वो आपका बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वुड और वुड के साथ वीवन। तो देखो सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वुड, वुड के साथ वीवन, तो सर बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि हाइपोथेटिकल कंडीशन है, एक का होना दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो और इसके अंदर मैं क्या दिखा रहा हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि अगर अभी मैं इस बंगले में रह रहा होता तो मैं बहुत खुश होता। तो एक प्रेजेंट की कंडीशन की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट कंडीशनल है। इफ यू सॉ अ टाइगर व्हाट वुड योर रिएक्शन बी, कि अगर तुम एक टाइगर देख लो, अगर तुम एक टाइगर देख लो अभी, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। तो इसका मतलब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ही तो है भाई, रियल में थोड़ी है कुछ, कि रियल में थोड़ी टाइगर है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम देख लो, हाइपोथेटिकल है। अगर तुम एक टाइगर देख लो तो व्हाट वुड योर रिएक्शन बी, तो देखो हाइपोथेटिकल है, तो इफ क्लॉज में आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, सो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जो मेन क्लॉज बनेगा वो किससे बनेगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब आते हैं इस पे, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आपको पता लग गया कब लगाते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं, इसी को दिखाने के लिए, प्रेजेंट कंडीशनल को दिखाने के लिए, दो कामों को दिखाने के लिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर कब लगाते हैं और हेड कब लगाते हैं। तो देखो हम वर वाला कर रहे हैं, वर हम लगाते हैं कब, वर हम लगाते हैं जब हमें क्या दिखाना होता है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन को दिखाना होता है। किसको दिखाना होता है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन को, प्रेजेंट की इमेजिनेशन को, कि अगर मैं एक पक्षी होता, या अगर मैं एक पक्षी हूं तो मैं आसमान में उड़ता रहूं, अगर मैं एक पक्षी हूं तो मैं आसमान में उड़ूं। मैं प्रेजेंट की इमेजिनेशन कर रहा हूं कि अगर मैं एक पक्षी हूं तो मैं आसमान में उड़ूं। समझ में आ रहा है। तो जब आप प्रेजेंट की इमेजिनेशन को दिखाने की कोशिश करते हो तो वहां पर आप क्या करते हो, इफ क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आता ही है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह असल में क्या आएगा, वर आएगा। हेड प्लस नाउन नहीं आएगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। वर स्पेशली कब आता है, जब आप इमेजिनेशन दिखा रहे होते हो, और वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इमेजिनरी। जैसे ही आपने वर लगाया तो मतलब वो प्रेजेंट इमेजिनरी बन गया। भाई अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो प्रेजेंट कंडीशनल बन गया, अगर वर है तो प्रेजेंट इमेजिनरी, लेकिन रहेगा वो प्रेजेंट ही। जब तक आप इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते रहोगे तब तक वो प्रेजेंट कंडीशनल या प्रेजेंट इमेजिनरी बनता रहेगा। ठीक है। तो वर लगाना है जब आप प्रेजेंट इमेजिनरी की बात करो, टू एक्सप्रेस पोजीशन, जब आप प्रेजेंट में अपने किसी पोजीशन की बात करो कि अगर मैं ये हूं तो ये कर दूं, अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं वो कर दूं, अगर मैं तुम्हारी जगह हूं तो मैं वो कर दूं। प्रेजेंट में अगर आप अपनी किसी पोजीशन को क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। ठीक है। और मेन क्लॉज सेम बनेगा, मेन क्लॉज वही, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी1, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी1। इफ क्लॉज में क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर आ जाएगा, केवल वर। ध्यान रखना वॉज कभी नहीं आता यहाँ पर, इमेजिनरी वाले में कभी भी वॉज नहीं आता, हमेशा वर आता है। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो मैटर नहीं करता, यहाँ पर हमेशा वर आता है, ध्यान रखना। और साथ में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा।
एग्जाम्पल देखो, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह हूं, आई वुड नेवर डू दैट, तो मैं ये कभी नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह हूं तो मैं कभी नहीं करूंगा। देखो यहाँ पर वर आ रहा है तो आप इसको पास्ट से मत बनाने लग जाना कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह हूं तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर मैंने क्या किया, देखो किसको दिखाया, इमेजिनेशन को। आई के साथ क्या रहा है, वर आ रहा है, यानी कि V2 है। तो आपका जो मेन क्लॉज है किससे बनेगा, वुड के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है। इफ शी वर रिच, अगर वो अमीर होती, शी वुड बाय अ फरारी, अगर वो अभी अमीर होती ना तो वो एक फरारी खरीद लेती। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक इमेजिनेशन दिखा रहा हूँ, उसकी एक पोजीशन बता रहा हूँ कि उसकी पोजीशन अगर अभी क्या होती, वो अगर रिच होती, वो क्या होती, रिच होती। तो इमेजिनेशन है प्रेजेंट की कि अगर वो रिच होती तो वो फरारी खरीद लेती। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, इमेजिनेशन को दिखाने के लिए सब्जेक्ट के साथ वर आ जाएगा और आगे वुड प्लस V1 आ जाएगा। इफ ही वर आई, अगर वो मैं होता या अगर वो मेरी जगह होता तो ही वुड नेवर एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, तो वो कभी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता। इमेजिनेशन है भाई, रियल इवेंट थोड़ी है। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं तुम होता, क्या ये रियल बात है, नहीं है ना, केवल एक इमेजिनेशन है। तो जब भी आपको पता लग जाए पढ़ते के साथ ही कि इमेजिनेशन है, अनरियल इवेंट है, तो अनरियल की जब बात हो या इमेजिनेशन की बात हो तो हमेशा आपके जहन में आना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं जब कंडीशन क्या होती है, पॉसिबल होती है, मैंने बताया था ना प्रेजेंट डेफिनेट में। और वर्ब की सेकंड फॉर्म तब लगाते हैं जब कंडीशन पॉसिबल ना हो, अनरियल हो या इमेजिनरी हो। ठीक है भाई। और इमेजिनरी के लिए खास करके क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। इफ ही वर आई, अगर वो मेरी जगह होता, ही वुड नेवर एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। वुड दैट आई वर अ सोल्जर, अगर मैं एक सोल्जर हूं, आई वुड सर्व माई कंट्री टिल माई लास्ट ब्रेथ, तो मैं अपने अंतिम सांस तक अपने देश की सेवा करूंगा। अगर मैं एक सोल्जर हूं तो नहीं ना, अनरियल है ना, इमेजिनेशन है ना, तो मेन क्लॉज आपका वुड प्लस V1 से बनेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और जहां पर भी वर लग जाता है, इफ के साथ जहां पर भी वर लग जाता है, बेसिकली इमेजिनेशन को दिखा रहे होते हैं, तो वहां पर आप हमेशा ध्यान रखना। देखो क्या लिखा है, वी कैन रिमूव इफ फ्रॉम इफ क्लॉज इन दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। ये पहला, दूसरा, तीसरा जो मैंने लिखा है, इनमें आप क्या कर सकते हो, इफ को हटा सकते हो। अब आप कहोगे सर जब इफ हट जाएगा तो कंडीशनल कैसे बना, फिर वो इफ लगने की वजह से तो कंडीशनल बनाया सर, वो इफ का मतलब है यदि, और यदि का मतलब ही होता है कंडीशन। तो सर इफ को हटा देंगे तो वो कंडीशनल बचेगा कैसे, जैसे आप कह रहे हो सर इफ को हटा दो, अगर मैं इफ को हटा दूं पहले वाले में से तो सर क्या बच जाएगा, आई वर यू। तो सर कंडीशन कहां गई, इफ तो है ही नहीं, तो कंडीशन कैसे दिखाओगे। तो मैं कहता हूं कि आपको इफ को हटाना तो है, लेकिन थोड़ा सा चेंज भी करना है सेंटेंस को। कैसे करना है, केवल इफ को हटाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि केवल इफ को अगर आपने हटा दिया फिर तो कुछ भी नहीं बचा, फिर तो पूरा ही गलत हो गया। देखो इफ को हटा दो, लेकिन यहां पर आप क्या यूज करो, यहां पर आप इन्वर्जन यूज करो। इन्वर्जन का मतलब होता है जब आप हेल्पिंग वर्ब को या मेन वर्ब को सब्जेक्ट के पहले उठाकर रख देते हो, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बनता। भाई नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जब आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हो तो वो क्वेश्चन बन जाता है, जैसे आर यू गोइंग, आर को मैंने सब्जेक्ट के पहले रखा तो इंटेरोगेटिव बन गया। लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को या वर्ब को सब्जेक्ट के पहले तो रखते हो, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बनता, इसी को इन्वर्जन कहते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर आप इफ को हटा रहे हो, जैसे यहां पर लिखा ना इफ आई वर यू, मैं आपसे कहता हूं कि आपको ना इसी सेंटेंस को बस इफ को हटाकर बनाना, मीनिंग सेम होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इफ को हटाकर इन्वर्जन लगा दोगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में चेंज करके, तो क्या बन जाएगा, वर आई यू। क्या बन जाएगा, वर आई यू, वर आई यू। आगे बिल्कुल सेम, आई वुड नेवर डू दैट, जो भी है, मतलब सिंपल सा करना है, इफ को हटाकर इन्वर्जन लगा देना है। ऐसे यहां पर इफ को हटाकर इन्वर्जन लगा देना, तो क्या बन जाएगा, वर्शी रिच, वर शी रिच। याद रखना भाई इसको। ऐसे यहां पर हो जाएगा, इफ ही वर आई तो क्या बन जाएगा, इसको हटाकर वर ही आई, क्या बन जाएगा, वर ही आई। ठीक है। देखो इफ क्लॉज अब कैसे बनेगा, वर फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, देखो लिखा है ना, वर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद मेन क्लॉज सेम बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। जैसे पहला सेंटेंस था ये, इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट, इसको इन्वर्जन यूज करके बनाना है, इफ को हटाकर बनाना है। तो इफ को हटा दिया, इन्वर्जन लगा दिया, आई वर का क्या बनेगा, वर आई यू, आई वुड नेवर डू दैट। ठीक है भाई। और एक आपने पढ़ा, देखो ये समझ में आ गया, इमेजिनेशन के लिए लगाते हैं जब आप प्रेजेंट की इमेजिनेशन कर रहे होते हो। ये समझ में आ गया जब आप प्रेजेंट की कंडीशन की बात कर रहे होते हो। ठीक है। और हम हेड के साथ नाउन कब लगाते हैं, जाहिर सी बात है ये भी प्रेजेंट को ही शो करेगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब ही है प्रेजेंट कंडीशनल या प्रेजेंट इमेजिनरी। और अगर हेड प्लस नाउन लग जाए, क्या लग जाए, हेड प्लस नाउन, तो एक इसको दिखाता है टू एक्सप्रेस पोजीशन, प्रेजेंट में ही, ध्यान रखना ये भी प्रेजेंट इमेजिनरी ही है, लेकिन ये प्रेजेंट इमेजिनरी किसको दिखा रहा था, आपकी पोजीशन को, कि अगर मैं ये हूं, अगर मैं तुम्हारी जगह हूं, अगर मैं प्रधानमंत्री हूं, ये तुम्हारी पोजीशन को दिखा रहा है। ये भी इमेजिनरी है जब आप हेड प्लस नाउन लगाते हो, लेकिन ये तुम्हारे पोजेशन को दिखाएगा, प्रेजेंट में किसी ऐसी पोजीशन को जो तुम्हारे पास सच में नहीं है। जैसे अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हो तो मैं तुम्हें दे दूं, नहीं है ना मेरे पास, बात पोजीशन की हो रही कि अगर मेरे पास हो तो मैं तुम्हें दे दूं, यानी कि प्रेजेंट में एक इमेजिनेशन कर रहा हूं कि अगर मेरे पास 10 लाख हो, सच में तो नहीं है ना, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, लेकिन इसमें मैं पोजेशन की बात कर रहा हूं, कुछ अपने पास होने की। तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा, इफ आई वर 10 लाख रुपीज,
इफ आई हैड 10 लाख रुपीज। समझ में आ रहा है? तो हैड के साथ नाउन कब लगाएंगे? जब प्रेजेंट की इमेजिनेशन को दिखाओ, लेकिन क्या दिखाओ उसमें? पोजेशन दिखाओ। तो आपका इफ क्लॉज आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस हैड आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह हैड आ जाएगा, क्योंकि हैड भी सेकंड फॉर्म है, और साथ में ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है भाई? और मेन क्लॉज तो सेम बनेगा, वही सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मेन क्लॉज में कोई चेंज नहीं आ रहा, देखो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन, मेन क्लॉज आपका सेम बनेगा। देखो यहां पर भी वही था, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन, यहां पर भी सेम था, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ये कब लगाएंगे? जब पोजेशन को दिखाना हो, प्रेजेंट की इमेजिनेशन करो लेकिन पोजेशन को दिखाने के लिए, कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हो तो मैं तुम्हें दे दूं, ठीक है, अगर मेरे पास गाड़ी हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं। पोजेशन को दिखा रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं प्रेजेंट में। एग्जाम्पल, इफ आई हैड 2 पेन्स, अगर मेरे पास 2 पेन्स हो, आई वुड गिव 1 टू, तो मैं एक तुम्हें दे दूंगा। तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन दिखा रहे हैं। देखो सब्जेक्ट इफ क्लॉज में क्या आ रहा है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस नाउन आ रहा है, यानी कि हेड के साथ नाउन। तो ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, पास्ट नहीं है ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताया लगाते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन को या प्रेजेंट कंडीशनल को दिखाने के लिए। ठीक है भाई? तो अगर मेरे पास 2 पेन हो ना अभी, आई वुड गिव 1 टू हिम, तो मैं उसे दे दूं। ठीक है? तो जब यहां पर V2 है तो आपको पता है यहां पर क्या आएगा? वुड के साथ V1। बिल्कुल ठीक है। इफ दे हैड मनी, अगर उनके पास पैसे हो, दे वुड श्योरली हेल्प द बेगर, वुड के साथ V1 आ रहा है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस नाउन आ रहा है, तो प्रेजेंट की क्या है? इमेजिनरी है, जो कि पोजेशन को दिखा रहा है। अब तीसरा क्या था? तीसरा था इफ क्लॉज विद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, था ना यहाँ पर? ये रहा, देखो इफ क्लॉज विद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कब लगाते हैं? ये हम लगाते हैं जब हम एक अनरियल पास्ट कंडीशन को दिखाएं। पास्ट की कंडीशन को, मतलब एक ऐसी पास्ट की कंडीशन हो जो कि अनरियल हो, यानी कि वास्तव में कभी वो हुआ ही नहीं, एंड प्रोबेबल रिजल्ट इन द पास्ट। अगर ये कंडीशन हो जाता जो कि असल में नहीं हुआ, अनरियल था, असल में कभी हुआ ही नहीं। ध्यान रखना, जब भी आप इफ क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हो, तो इसमें जो ये वर्ब है यानी कि जो काम है, ये असल में कभी हुआ ही नहीं, ये अनरियल है, ध्यान रखना। और इसका जो रिजल्ट था वो हो सकता है कि हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, वो डिपेंड पूरी तरीके से इस पे करता। बेसिकली ये पूरा का पूरा देखो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है पास्ट को दिखाता है, और असल में ये पास्ट कंडीशनल है। तो पहला आपको लग रहा होगा जो सही बन रहा है कि सर अगर इफ क्लॉज में हेड प्लस V3 आ रहा है तो सर ये पास्ट की कंडीशन को दिखा रहा है। देखो मैंने आपको क्या बताया, प्रेजेंट की कंडीशन को दिखाने के लिए हम इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट की कंडीशन को दिखाने के लिए हम इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको याद है। देखो प्रेजेंट और पास्ट का उल्टा है। देखो अगर प्रेजेंट की कंडीशन दिखानी है तो आपको इफ क्लॉज में क्या लगाना है? पास्ट लगाना है, उल्टा कर देना है। और अगर आपको पास्ट की कंडीशन दिखानी हो तो आपको इफ क्लॉज में क्या कर देना है? प्रेजेंट लगा देना है। बताया ना मैंने आपको, उल्टा हो रहा है। देखो प्रेजेंट कंडीशन है तो पास्ट टेंस है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट कंडीशन है तो प्रेजेंट टेंस है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? लेकिन इसमें बिल्कुल सीधा है, यानी कि इफ क्लॉज में पास्ट टेंस आ रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और असल में ये पास्ट कंडीशनल को दिखाता है। यानी कि अगर आप इफ क्लॉज में हेड प्लस V3 लगाते हो, मतलब आप एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो, एक ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हो जो कि पास्ट में ही था, पास्ट में ही हुआ होगा या पास्ट में नहीं हुआ होगा, बेसिकली नहीं हुआ, वो अनरियल था वो। और अगर ऐसा हो जाता तो उसका जो रिजल्ट था वो भी पास्ट पर ही डिपेंड करेगा, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में नहीं पास्ट में ही आएगा, ध्यान रखना। जैसे अब इसमें करना क्या है? इफ क्लॉज तो आपको पता लग ही गया कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। मेन क्लॉज किससे बनेगा? मेन क्लॉज आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड स्टडीड, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द टेस्ट, तो मैं टेस्ट पास कर लेता। देखो मेरा जो पढ़ना है, अगर मैं पढ़ा होता, ये कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, भाई पॉसिबल है, लेकिन असल में क्या है? ये अनरियल पास्ट कंडीशन है जो रियल में हुआ ही नहीं कभी। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर मैं अच्छे से पढ़ लिया होता तो मैं पास हो जाता, इसका मतलब आप क्या निकालोगे? कि मैं नहीं पढ़ा। यानी कि जब इफ के साथ, इफ वाले क्लॉज में जब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप समझ जाना कि यहां पर जो काम असल में है ना लिखा हुआ, वो असल में कभी हुआ ही नहीं, वो अनरियल है, वो कभी रियलिटी में हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कभी रियलिटी में हुआ ही नहीं। अगर ऐसा हो जाता मान लो, तो उसका रिजल्ट भैया ये निकलता कि मैं पास हो जाता। समझ में आ रहा है? तो जब आपको पास्ट के किसी अनरियल इवेंट को दिखाना हो, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि यार अगर अगर तूने मुझे बताया होता ना तो मैं तेरी मदद करता, ये तो पूरी तरीके से पास्ट में है। देखो कि अगर तूने मुझे बताया होता, इसका मतलब तूने मुझे नहीं बताया, यानी कि वो काम पास्ट में नहीं हुआ। यानी कि एक ऐसी चीज की बात कर रहा हूं जो कि अनरियल है। अगर तूने मुझे बताया होता तो मैं तेरी मदद करता, मदद करने का काम भी तो पास्ट में गया ना, कि अगर तूने बताया होता तो मैं तेरी मदद करता, यानी कि दोनों के दोनों पास्ट में ही हैं, और जो कंडीशन है वो असल में क्या है? अनरियल है। तो क्या बोलेंगे? इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। समझ में आ रहा है? अगर तूने मुझे बताया होता तो मैं तेरी मदद करता। तो मेन क्लॉज किससे बन रहा है? वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पूरा का पूरा पास्ट है भाई। इफ शी हैड सीन मी, अगर उसने मुझे देखा होता
तो शी वुड हैव स्टॉप्ड द कार, यानी कि ना ही उसने मुझे देखा और ना ही उसने गाड़ी रोकी। यानी कि जो कंडीशन यहाँ पर है, जो काम यहाँ पर है इफ क्लॉज में, वो कभी हुआ ही नहीं असल में। मैंने बोला कि भाई अगर उसने मुझे देखा होता, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मुझे नहीं देखा, यानी कि एक ऐसा काम जो पास्ट में हुआ ही नहीं, यानी कि जो पास्ट की कंडीशन में बता रहा हूं वो अनरियल है, और इसका जो रिजल्ट है वो भी नहीं हो पाया, इसके ना होने की वजह से ये भी नहीं हो पाया। अगर ये होता तो ये हो जाता, समझ में आ रहा है? इफ शी हैड सीन मी, अगर उसने मुझे देखा होता, शी वुड हैव स्टॉप द कार, तो उसने गाड़ी जरूर रोकी होती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आपको पूरी तरीके से पास्ट की कंडीशन को दिखाना हो कि भैया एक कंडीशन जो कि पास्ट में डिपेंड करती है और जो अनरियल है, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है वो भी किस में है, पास्ट में ही है, समझ में आ रहा है? तो उस केस में आप क्या करोगे, इफ क्लॉज में क्या लगाओगे, हैड प्लस V3, और मेन क्लॉज में क्या लगाओगे, वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें भी क्या कर सकते हो, देखो पास्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी इफ क्लॉज में आप लगाओ, तो वहां पर आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, कि वी कैन रिमूव इफ फ्रॉम इफ क्लॉज इन दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मतलब जो इस टाइप का कोई भी सेंटेंस दिखे जहां पर इफ क्लॉज में आपको हेड प्लस V3 दिखे, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, जो इफ क्लॉज है ना, इफ क्लॉज में से आप इफ को हटा सकते हो। जैसे मैंने बोला ये दो सेंटेंसेज है, दोनों में देखो हेड प्लस V3, हेड प्लस V3, तो ऐसे हर सेंटेंस में आप इफ को हटा सकते हो। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर सीधा हटा दोगे तो फिर तो गलती हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया, इन्वर्जन लगा दो। इन्वर्जन के लिए क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में बदल दो, तो आई हैड स्टडीड का क्या बन जाएगा, हैड आई स्टडीड। बिल्कुल एग्जैक्ट वही मीनिंग है जो इफ के साथ इसकी मीनिंग है। क्या बन जाएगा, हैड आई स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द टेस्ट। बिल्कुल ठीक है, कोई कोई इसको गलत नहीं कह सकता। अगर आप इफ नहीं लगाते हो तो आई हैड की जगह हैड आई। ऐसे यहां पर अगर आप इफ नहीं लगाते हो तो शी हेड की जगह क्या हो जाएगा, हैड शी। हैड शी सीन मी, अगर उसने मुझे देखा होता तो शी वुड हैव स्टॉप्ड द कार। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट और हेड की जगह पर क्या बन जाएगा, हेड और सब्जेक्ट, वो आपकी थर्ड फॉर्म। मेन क्लॉज तो सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल मैंने वही दोनों पीछे वाले लिए हैं। इफ आई हैड स्टडीड का क्या बन जाएगा, हैड आई स्टडीड। इफ हट जाएगा और इन दोनों में इन्वर्जन। ठीक है, ऐसे यहां पर इफ हट जाएगा, इन दोनों में इन्वर्जन। ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आपने पढ़ा ये उसका क्या है, कंक्लूजन है। एक स्लाइड, अगर मैंने अभी तक आपको कितनी स्लाइड पढ़ाई, देखो एक स्लाइड ये, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मेरे को 7 स्लाइड्स को निकालकर एक स्लाइड के अंदर डालना हो, मतलब सातों स्लाइड का जो निचोड़ जिसको मैं कह सकता हूं, तो वो ये स्लाइड आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो यहां पर मैंने लिखा टाइप 1, ठीक है, दिख रहा है आपको, टाइप 2 और टाइप 3। पेन का कलर चेंज करें, कुछ हटके ये करते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है भाई, टाइप 1 में देखो क्या है, अगर देखो यूसेज क्या है, अगर आप किसी पॉसिबल कंडीशन की बात करते हो, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जो हो सकती है और उसका प्रोबेबल रिजल्ट, यानी कि उसका रिजल्ट भी हो सकता है, तो उसके लिए हमेशा आपका जो क्या होगा, इफ क्लॉज होगा, वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। बताया था मैंने, बताया था कि नहीं बताया था? और उसके लिए आपका जो मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज आपका किससे बनेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस से। सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या होता है भाई, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शैल क्या है, मॉडल है कि नहीं है? तो इस मॉडल की जगह एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस स्लाइड में बता रहा हूं, कि रट्टा मत मार के बैठ जाना कि विल शैल विल शैल विल शैल। कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगा कि कोई दूसरा मॉडल, जैसे कि आपको कैन भी दिखाई दे सकता है, आपको मे भी दिखाई दे सकता है, और उसके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे सकती है। लेकिन होगा ये ध्यान रखना, कैन में, यानी कि जो प्रेजेंट में जो मॉडल हम यूज करते हैं वो होगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुड भी आ सकता है, क्योंकि कुड को भी प्रेजेंट में यूज किया जा सकता है। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कब यूज करना है इफ क्लॉज में, सिंपल प्रेजेंट कब लगाना है, जब आप एक पॉसिबल कंडीशन की बात करते हो और उसके प्रोबेबल रिजल्ट की बात करते हो। और मैंने असल में बताया था कि इसमें जो दोनों के दोनों काम होते हैं, इफ क्लॉज वाला भी मेन क्लॉज वाला भी, वो दोनों असल में फ्यूचर में होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंडीशनल। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूचर कंडीशनल। अगला, अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताना चाहते हो, कंडीशन बताना चाहते हो, हाइपोथेटिकल मतलब जो अभी तक हुआ नहीं है, आगे होना हो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ, इन रियलिटी अभी तक नहीं हुआ। अगर आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन और उससे पैदा होने वाले रिजल्ट की बात करना चाहते हो, तो अब क्या करोगे, अब आपका जो इफ क्लॉज है वो या तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाओगे, या वर्ब के साथ नाउन, जो मैंने आपको बताया क्योंकि वर्ब भी सेकंड फॉर्म है, या हेड के साथ नाउन। ठीक है, और ये हम लगाते हैं पोजेशन को दिखाने के लिए, मैंने आपको बताया। ये हम लगाते हैं इमेजिनेशन को दिखाने के लिए, भी मैंने आपको बताया, बताया कि नहीं बताया? और ये हम लगाते हैं कंडीशन को बताने के लिए। ठीक है, तो अगर आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात कर रहे हो,
अगर आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात कर रहे हो तो वहां पर इफ क्लॉज आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगा। और मैंने बताया जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंडीशनल। क्या बोलते हैं? फ्यूचर कंडीशनल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंडीशनल। है पास्ट लेकिन क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंडीशनल। ठीक है भाई, ऐसे यहां पर है प्रेजेंट लेकिन बोलते क्या है? फ्यूचर कंडीशनल। और इसका मेन क्लॉज आपको पता ही है, मैंने बताया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वुड, वुड के साथ वी वन। लेकिन ध्यान रखना, फिर से एक चीज बता रहा हूं कि वुड के अलावा कुड भी आ सकता है और माइट भी आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, वुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है और माइट भी आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। अब अगर आपको एक अनरियल पास्ट कंडीशन को बताना, मतलब एक ऐसी पास्ट की कंडीशन की बात करो जो अनरियल है, मतलब जो हुआ ही नहीं कभी, एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट इन द पास्ट, और इसका जो रिजल्ट है वो भी पास्ट में ही होना चाहिए, ध्यान रखना। एक पास्ट की कंडीशन जो कि हुआ ही नहीं कभी और इसका जो रिजल्ट है वो भी पास्ट में होना चाहिए। तो अगर आप दिखाना चाहते हो, पास्ट की बात करना चाहते हो, तो इफ क्लॉज आपको पता है किससे बनेगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और इसको हम बोलते हैं पास्ट कंडीशनल। तो तीनों कंडीशनल पता लग गए। देखो, फ्यूचर कंडीशनल, प्रेजेंट कंडीशनल, पास्ट कंडीशनल। इसका जो मेन क्लॉज बनता है वो कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने आपको बताया था अभी, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन वुड के अलावा कुड भी आ सकता है और माइट भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है। तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी आ सकता है, वुड कुड या माइट कुछ भी आ सकता है, लेकिन साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन तरह के कंडीशनल आपने यहां से देखे, पहला कंडीशनल ये, दूसरा ये और तीसरा ये। दो तरह के कंडीशनल और होते हैं। ठीक है, देखो कितनी मेहनत से स्लाइड बनाई होगी, सोचो जरा। मतलब जॉब करने के बावजूद, है ना, मैं कोई सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं करना, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं कितनी ज्यादा एफर्ट, कितनी ज्यादा मेहनत लगा रहा हूं इन स्लाइड्स को तैयार करने में। मतलब किस तरीके से मैं इनको स्ट्रक्चर में डालूं, किस तरीके से मैं एक एक पॉइंट को लिखूं, ताकि आपको एक मैनर में समझा सकूं। क्योंकि कंडीशनल एक बहुत उलझा हुआ टॉपिक है, मेरी बात को समझो। मतलब एक वे में इसको ऑर्गेनाइज करना कि पहले मैं ये बताऊंगा, फिर मैं ये बताऊंगा, फिर ये वाली स्लाइड आएगी, फिर कितना समय लगा होगा मुझे सोचने में, इन स्लाइड्स को कैसे मुझे बनाना है, कैसे तैयार करना, कितना समय लगा होगा, आपको इससे अंदाजा लग पा रहा होगा। कंटेंट बोलता है देखो। और अगर आप इतना देखने के बावजूद भी अगर आप इस वीडियो को नहीं शेयर करते, इस पूरी प्लेलिस्ट को A to Z को नहीं शेयर करते, वीडियो को लाइक नहीं करके जाते, कमेंट नहीं करके जाते, तो पाप लगेगा, तुम्हें ध्यान रखना। मेरे कहने का मतलब है कि अगर, देखो मैं कभी तुमसे ना मैं कहता कि कोई मेरा तुम पेड बैच ज्वाइन करो, ना मैं तुमसे कहता कि मेरा टेलीग्राम पे कोई पेड ग्रुप है तुम वो ज्वाइन करो, ना मैं तुमसे कहता कि कोई तुम मुझे 100 रुपये डाल दो मेरे अकाउंट में। तो मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता ना, मैं तो अपनी शिद्दत के साथ में इस काम को करने लग रहा हूं। अगर तुम्हें मुझे कुछ देना है, एज अ बड़ा भाई, एज अ टीचर समझ के अगर कुछ देना, तो यही दो कि मेरी वीडियो को शेयर किया करो। क्योंकि मुझे पता है, और आप जो पढ़ रहे हो ना, जो बच्चे मुझसे लगातार जुड़े हैं, आपको पता है कि कंटेंट में दम है। आप भी जानते हो, अगर नहीं है दम तो मत करना शेयर, मैं खुला कहता हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मजा नहीं आ रहा, आपके कंटेंट में बात नहीं है, तो मत करना शेयर। लेकिन अगर आपको दिल से आवाज आ रही है ना कि यार क्या पढ़ाया है, मतलब ऐसा तो मजा आ गया पढ़ के, मतलब क्या समझ में आया बिल्कुल स्मूथली, अगर आपको दिल से आवाज आ रही है, तो आज मैं आपसे एक चीज मांगता हूं दिल से, कि आप इस वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितना आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरे को चाहिए यूट्यूब के ऊपर, मेरे को पब्लिक चाहिए, मेरे को ऐसे बच्चे चाहिए जो पढ़कर सिलेक्शन ले सके। और मैं यूट्यूब के ऊपर इतना पढ़ा देना चाहता हूँ, कहते हैं ना यो रोशन, थारा भाई रोशन यूट्यूब पे इतनी इंग्लिश पढ़ा देगा किसी ने सोची ना होगी। तो आपसे मैं यही गुरु दक्षिणा मांगता हूँ कि आप क्या करो, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक्स किया करो। इस वीडियो पे चलो हम टारगेट रखते हैं, इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं हम, कितने लाइक्स का टारगेट रखें? 5,000 का, चलो, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत इस वीडियो में लगी है। 5,000 लाइक्स का टारगेट है। अब आप देखते हो, अब मैं देखता हूं कि आप लोग मेरी इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो, आप लोग इसको कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे इस वीडियो के ऊपर 5,000 लाइक्स चाहिए, और इस वीडियो के ऊपर मुझे बहुत सारे शेयर्स चाहिए आप लोगों से, दिल से, एज अ बड़ा भाई। ठीक है, एज अ एज एन एजुकेटर, एज अ गाइड, मैं आप लोगों से ये मांग रहा हूं आज पहली बार कि आप लोग क्या करो, वीडियो को शेयर करो। क्योंकि मैं चाहता हूं यार मेरी मेहनत आगे तक पहुंचे, मेरी मेहनत बहुत लोगों तक पहुंचे। और अभी यूट्यूब के ऊपर कितने सब्सक्राइबर्स हैं? हालांकि डेली 800 या 1000 के लगभग सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, खैर मुझे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मैं लिटरली बताऊं। लेकिन एक वे में अगर आप सोचो कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, सोचो आप बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हो, और आपके सब्सक्राइबर जो है 5,000 6,000 पड़े हैं, और आप देखते हो जो फालतू के लोग उनके 1-1 लाख सब्सक्राइबर है, तो थोड़ा सा दुख तो होगा ना कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। ये चीजें आपको ना पेड बैच में भी इतनी अच्छी नहीं पढ़ाई जाएंगी, मैं गारंटेड कह रहा हूं आपको। आपको मजाक लग रहा है ना, मैं सच कह रहा हूं, पेड बैच के अंदर भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाएगा। देखो इस समय कितने हैं, इस समय है 48,586। मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो सब्सक्राइबर्स है
वो कम से कम 60,000 पहुंचने चाहिए, कम से कम 60,000 पहुंचने चाहिए, ठीक है। और जल्दी से टारगेट करो कि 100K जो है वो करवा दो। किस लिए कह रहा हूं, मैंने कहा ना मेरा मेन पर्पस क्या है भाई, मेरा चैनल तुम्हें पता है, आप एक चीज बताता हूं, मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, तुम्हें मेरे चैनल पे ऐड दिख रही है? नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है, समझ जाओ रीजन। ऐसा तो है नहीं कि मोनेटाइज मेरा चैनल होगा नहीं, है मोनेटाइज, लेकिन ऐड नहीं दिख रही, मतलब क्या कारण होगा? आई डोंट वॉन्ट यू टू बी डिस्टर्ब। अब मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलूंगा वरना अपनी तारीफ हो जाएगी, वो सिंपल सी बात कहता हूं कि मुझे 100K करवा दो, ठीक है। और वो तुम लोग हालांकि देखो हो जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। जब मैं 7-8 महीने के अंदर 48,000 लोगों पे पहुंच सकता हूँ, 50,000 पे पहुंच सकता हूँ, तो 100 की क्या बड़ी बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोगों का इसके अंदर योगदान हो। अगर तुम्हें लग रहा कंटेंट में दम है तो 100K करवाओ। और इस वीडियो पे टारगेट लाइक्स मैंने क्या रखा है, 5,000। अगर तुम वीडियो के इस वाले पार्ट तक पहुंच चुके हो तो सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करके जाओ, लाइक करो और कमेंट करो कि तुम्हें वीडियो में क्या पसंद आया, नहीं आया, अच्छा लगा या नहीं लगा। प्यारा सा मैसेज छोड़ के जाओ जिसको पढ़कर मैं खुश हो सकूं। पहली बार तुमसे मांग रहा हूं वीडियो के बीच में रोककर, बिल्कुल भावुक होकर, कि मेरे कंटेंट को समझो, मेहनत को समझो, ठीक है भाई। बढ़े आगे, ये करवा देना, ये टोटल सब्स, ताकि सिल्वर प्ले बटन कैसा होता है मैं भी देख सकूं, ठीक है। और ये करवा देना इस वीडियो पे। कब? लेकिन ऐसे नहीं, अगर लगे कि हाँ लायक है करने के तो कर देना, अगर तुम्हें लगे नहीं सर अभी उस लायक नहीं है कंटेंट तो मत करना। कंडीशनल आपने 3 पढ़ लिए, पहला होता है ये, दूसरा होता है ये, तीसरा होता है ये, फिर 2 और होता है, एक होता है मिक्स्ड कंडीशनल और एक होता है मिक्स्ड कंडीशनल 1, एक होता है मिक्स्ड कंडीशनल 2, ठीक है। पढ़ लेते हैं। देखो मिक्स्ड कंडीशनल 1 क्या है, मिक्स्ड कंडीशनल 2 क्या है। इसमें क्या होगा, आपका जो इफ क्लॉज होगा वो आपका, अगर इफ क्लॉज में एक ऐसी कंडीशन को दिखाओ जो कि अनरियल हो। अनरियल का मतलब जानते हो, बेसिकली इमेजिनरी हो, बेसिकली क्या हो, इमेजिनरी हो। अगर इफ क्लॉज के अंदर आप एक ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हो जो इमेजिनरी है, और मेन क्लॉज के अंदर अगर आप एक पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखा रहे हो, देखो ये बिल्कुल ही दोनों का मिक्सचर हो गया। अभी तक क्या हो रहा था, अगर मैं इफ क्लॉज के अंदर अनरियल कंडीशन को दिखा रहा था तो मैं क्या कर रहा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहा था। अनरियल मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी में मैंने आपको बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब आपका इफ क्लॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म से बन रहा था, अभी तक आपने देखा, तो आपका मेन क्लॉज किससे बन रहा था, वुड प्लस वी1 से बन रहा था। लेकिन यहां पर मेन क्लॉज के अंदर बात क्या हो रही है, मेन क्लॉज के अंदर एक ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो कि पास्ट का है और अनफुलफिल्ड हो, पढ़कर पता लग जाएगा, मतलब एक ऐसी पास्ट की बात जो कभी असल में हुआ ही नहीं। तो अब उसको ध्यान रखना, वुड प्लस वी1 से मत बनाना। अब जो आपका मेन क्लॉज है वो किससे बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा, एक सेकंड, कुछ मैंने लिखने में कुछ गड़बड़ करी क्या? हाँ यहाँ पर लिखने में गड़बड़ करी है। मेन क्लॉज आपका बनेगा माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एरर है, ठीक है। देखो अगर आपका इफ क्लॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है तो आपके दिमाग में एक चीज चल रही है, अगर आपने रट्टा मार रखा किसी बुक से या किसी टीचर से कि इफ क्लॉज अगर V2 में, इफ क्लॉज अगर V2 में, तो मेन क्लॉज किससे बनेगा, वुड प्लस वी1 से बनेगा। लेकिन रट्टा मारोगे तो फंस जाओगे। यहां पर असल में क्या है, अगर आपको पढ़कर लगे सेंटेंस को कि इफ क्लॉज में एक अनरियल कंडीशन है और मेन क्लॉज के अंदर एक ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट को बता रहा है और असल में वो अनफुलफिल्ड है, यानी कि वो कभी हुआ ही नहीं, तो अब जो आपका मेन क्लॉज है, इफ क्लॉज तो V2 से ही बनेगा, लेकिन जो मेन क्लॉज है वो वुड प्लस वी1 से नहीं बनेगा, बल्कि किससे बनेगा, देखो लिखा है वुड या कुड या माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इफ क्लॉज तो वही आपका, या तो सब इफ सब्जेक्ट प्लस वर नाउन, या इफ सब्जेक्ट हेड प्लस नाउन, या इफ सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये याद रखना, ये है मिक्स्ड कंडीशनल 1। देखो इफ क्लॉज इससे बन रहा है और मेन क्लॉज इससे बन रहा है। ये मैंने उठाया किससे, प्रेजेंट कंडीशनल से, और ये मैंने किससे उठाया, पास्ट कंडीशनल से। दोनों को मिलाकर एक कंडीशनल बन गया जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कंडीशनल 1, ठीक है। अगला है मिक्स्ड कंडीशनल 2। अगर इफ क्लॉज को पढ़कर लगे कि इसमें किसी पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन की, देखो यहां पर क्या था, मेन क्लॉज में था पास्ट अनफुलफिल्ड, और यहां पर इफ क्लॉज में अगर आपको लगे कि एक पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन है और मेन क्लॉज के अंदर अगर आपको लगे कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है, पढ़कर पता लग जाएगा भाई, इफ क्लॉज के अंदर एक ऐसा एक्शन हो जो पास्ट का हो और पूरा ना हुआ हो, फुलफिल ना हुआ हो, और मेन क्लॉज के अंदर प्रेजेंट की एक सिचुएशन दिखाई गई हो, यानी कि इसका जो प्रभाव पड़ रहा है ना वो असल में प्रेजेंट पे पड़ रहा है। इस काम के होने या ना होने का जो प्रभाव है, ये काम तो पास्ट का है लेकिन इसके होने या ना होने का प्रभाव जो है ना प्रेजेंट पे पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको पता है जब आप पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखाते हो तो आप इफ क्लॉज में हेड प्लस V3 लगाते हो, बताया था ना मैंने। जब आप पास्ट में अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखाते हो, बताया था, ये अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखाते हो,
तो आप क्या लगाते हो, इफ क्लॉज में हेड प्लस V3 लगाते हो, तो इफ क्लॉज में हेड प्लस V3 तो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर जो मेन क्लॉज है, देखो मेन क्लॉज किससे बन रहा था, यहां पर देखो मेन क्लॉज बन रहा था वुड प्लस एफ प्लस V3 से, लेकिन यहां पर जो मेन क्लॉज है, यहां पर मेन क्लॉज किससे बनेगा, वुड प्लस V1 से। तो देखो मिक्स कर दिया मैंने, दो को उठाकर एक कर दिया, तो ये मिक्स कंडीशनल 2 बन गया। ठीक है, एक सेकंड। हाँ मम्मी, नहीं क्लास ले रहा हूं अभी। क्या हुआ? हम्म, नहीं 11 नहीं, 9 या 10। बाकी बाकी अभी मैं कंफर्म करके मात्र आधे घंटे में बता दे। एक सेकंड, एक सेकंड, लाइन पे रहना, एक मिनट। मैं कंफर्म करके अभी बता दे रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? नहीं ठीक है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ क्लास के बाद। ठीक है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक। ठीक है, तो मिक्स कंडीशनल 1 कब होता है, जब इफ क्लॉज के अंदर एक अनरियल कंडीशन दे रखा हो, इमेजिनरी बात हो रखी हो, और मेन क्लॉज के अंदर एक पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन हो। और मिक्स कंडीशनल 2 क्या होता है, जब इफ क्लॉज में एक पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन हो और मेन क्लॉज के अंदर एक प्रेजेंट की सिचुएशन दिखाई गई हो, यानी कि इसका प्रभाव, इस पास्ट के एक्शन का प्रभाव प्रेजेंट पे हो। तो मैंने आपको बताया इफ क्लॉज इससे बनेगा, मेन क्लॉज इससे, यहाँ पर इफ क्लॉज इससे, और मैं देखो उल्टा हो गया। देखो आप, असल में आपको पता है इन दोनों का पेयर होता है, देखो उल्टा हो रहा है ना, बिल्कुल मिक्स हो रहा है आपस में। देखो ये वाला इफ क्लॉज जब आता था, अभी तक आप पढ़ रहे थे जो, तो उसके साथ में मेन क्लॉज ये वाला आता था ना। और जब ये वाला इफ क्लॉज आता था, तो उसके साथ में मेन क्लॉज ये वाला आता था, हैव प्लस V3 है ये, मैंने अभी आपको बताया हैव प्लस V3। लेकिन यहां पर मैंने उल्टा कर दिया, मैंने दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स कंडीशनल। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, इफ आई वर सम पॉलिटिशियंस रिलेटिव, अगर मैं किसी पॉलिटिशियन का रिलेटिव होता, अगर मैं किसी पॉलिटिशियन का रिलेटिव होता ना, आई वुड हैव गॉट दिस जॉब, तो मुझे जॉब मिल जाती। देखो इफ क्लॉज के अंदर मैंने एक ऐसी बात करी है ना जो अनरियल है, जो केवल एक इमेजिनेशन है। अगर मैं अपने आप को किसी पोजीशन पर रखने की बात कर रहा हूं कि अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक इमेजिनेशन बता रहा हूं, अपनी पोजीशन को लेकर इमेजिनेशन कर रहा हूं कि अगर मैं पॉलिटिशियन का रिलेटिव होता, वास्तव में तो नहीं हूं ना। यानी कि इफ क्लॉज में जो घटना है वो क्या है, अनरियल है। वो क्या है, अनरियल। मेन क्लॉज के अंदर जो बात हो रही है, एक पास्ट का ऐसा एक्शन है जो असल में नहीं हो पाया। अगर मैं पॉलिटिशियन का रिलेटिव होता तो मुझे ये जॉब मिल जाती, इसका मतलब क्या हुआ, ये जॉब मुझे नहीं मिली, यानी कि पास्ट की एक ऐसी घटना है जो असल में नहीं हुई। मैंने क्या बोला, पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन। तो अब आपको पता लग गया कि भाई इफ क्लॉज के अंदर एक अनरियल इवेंट है, और मेन क्लॉज के अंदर एक ऐसी बात की जा रही है जो कि पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखा रहा है। अगर आप इसको बिना समझे रट्टा लगा लेते कि भैया इफ क्लॉज के अंदर आई के साथ मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख गया, तो मेन क्लॉज में तो भैया वुड प्लस V1 आना चाहिए, ये हैव V3 कहां से आ गया भैया, तो गलत है। बट गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। सही क्यों है, क्योंकि मिक्स्ड कंडीशनल है, ये प्रेजेंट कंडीशनल नहीं है, ये मिक्स्ड कंडीशनल है, क्योंकि इफ क्लॉज के अंदर एक अनरियल बात हो रही है और मेन क्लॉज के अंदर एक ऐसा पास्ट का एक्शन है जो कि अनफुलफिल्ड है। तो ये कौन सा है आपका, देखो इफ क्लॉज के अंदर अनरियल और मेन क्लॉज के अंदर पास्ट का अनफुलफिल्ड, तो ये मिक्स कंडीशनल 1 है। इसमें जो आपका इफ क्लॉज है वो कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपका जो इफ क्लॉज है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से बना है। जो मेन क्लॉज है वो कैसे बनता है, वुड कुड माइट प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बताया ना, सही कर लेना है इसको। तो देखो है तो सही, वुड कुड या माइट में से एक है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि बिल्कुल ओके है। अगर रट्टा लगा के जाते तो तुम इसको गलत करके आते, पक्का गलत करके आते, और आकर कोसते टीचरों को कि क्या पढ़ाया। टीचर की गलती नहीं, गलती तुम्हारी है, तुम रट्टा लगा के जाते हो। इफ आई हैड बीन द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, अगर मैं इस कंपनी का सीईओ होता, आई वुड हैव गॉट दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, पास्ट की एक ऐसी घटना है जो हुई नहीं,
पास्ट की कैसी घटना जो, देखो मैंने क्या बोला, इफ आई हैड बीन द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, अगर मैं इस कंपनी का सीईओ होता ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाता। तो ये बात मैं कब बोलूंगा, तभी बोलूंगा ना जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, यानी कि पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है ये, बोलो है कि नहीं, है ना, ये पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है। और आपको पता है यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, यहां पर दिखाया जा रहा है एक अनरियल इवेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, इफ आई हैड बीन द सीईओ, अगर मैं इस कंपनी का सीईओ होता, यानी कि मैं अपने आप को एक पोजीशन पर रख रहा हूं, तो जाहिर सी बात है जब मैं कुछ और हूं और मैं अपने आप को किसी और पोजीशन पर रख रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं, और इमेजिनेशन का मतलब होता है अनरियल। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इस कंपनी का सीईओ होता, तो इफ क्लॉज में मैं एक अनरियल इवेंट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, अनरियल इवेंट। तो अब आपको पता लग गया मिक्स कंडीशनल वन है ये, इफ क्लॉज के अंदर अनरियल और मेन क्लॉज के अंदर एक पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है। तो आपको मैंने क्या बताया, इफ क्लॉज आपका किससे बनेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, लेकिन इस हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां से आ गया, ये आपको पता है जब आप एक इमेजिनेशन पोजीशन की बात कर रहे हो, इमेजिनरी पोजीशन की, तो हेड नहीं लगाते वहां पर, हेड हम कब लगाते हैं, जब हम पोजेशन की बात करते हैं, मैंने समझाया था। यहां पर आप अपने आप को एक पोजीशन पर रख रहे हो तो हमेशा वर लगाते हैं, मैंने बताया था। तो इफ आई वर आ जाएगा, इफ आई वर द सीईओ ऑफ दिस कंपनी। और जो मेन क्लॉज होता है वो किससे बनता है, वुड कुड या माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, सही होता। अभी फिलहाल गलत क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, देखो हैड बीन है। सही करने के लिए क्या करना है, मैंने क्या बताया, हैड बीन की जगह पर वर लगा देना है। तो इफ आई वर द सीईओ ऑफ दिस कंपनी आई वुड हैव गॉट, बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड कंडीशनल टू, टू में क्या था भाई, टू में ये था ना कि इफ क्लॉज में क्या दिखाएंगे, पास्ट के एक अनफुलफिल्ड एक्शन को, और मेन क्लॉज में प्रेजेंट की किसी सिचुएशन को, जो पढ़कर ही पता लग जाएगा प्रेजेंट की बात हो रही है। देखो, इफ यू हैड हेल्प्ड हर, अगर तुमने उसकी मदद की होती ना, अगर तुमने उसकी मदद की होती, शी वुड हैव बीन अलाइव टुडे, तो आज वो जिंदा होती। मैं ये बात किसी को क्यों बोलूंगा बताओ, कि अगर तुमने उसकी मदद की होती, इसका मतलब क्या निकला कि तुमने उसकी मदद नहीं की थी। यानी कि ये जो इफ क्लॉज है, इसमें मैं एक ऐसी इवेंट की बात कर रहा हूं, एक ऐसी घटना की बात कर रहा हूं जो कि पास्ट का क्या है, अनफुलफिल्ड एक्शन है। पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है कि नहीं है। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि अगर तुमने उसकी मदद की होती, तो इसका मतलब मदद नहीं की, यानी कि इफ क्लॉज में आप एक ऐसे इवेंट की बात कर रहे हो जो कि पास्ट का है और अनफुलफिल्ड है, यानी कि कभी हुआ ही नहीं। और मेन क्लॉज के अंदर आप क्या दिखा रहे हो, मेन क्लॉज के अंदर आप इसी एक्शन का क्या दिखा रहे हो, रिजल्ट दिखा रहे हो, लेकिन वो रिजल्ट किस में दिखा रहे हो, प्रेजेंट में दिखा रहे हो। देखो टुडे आ गया ना, प्रेजेंट में उसका निष्कर्ष दिखा रहे हो। तो मैंने क्या बताया, जब पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन हो इफ क्लॉज में, और मेन क्लॉज में प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाते हो, तो मिक्स कंडीशनल टू है। तो देखो मेन क्लॉज में आप क्या दिखा रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशन को दिखा रहे हो। तो आपका जो इफ क्लॉज बनता है वो किससे बनता है, हेड प्लस V3 से, और मेन क्लॉज किससे बनता है, वुड प्लस V1 से। तो इफ क्लॉज जो है वो हेड प्लस V3 से है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेन क्लॉज है वुड प्लस V1 से बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वुड के साथ हैव प्लस V3 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। अगर आप सोचो रट्टा लगा के जाते कि सर जब भी इफ क्लॉज में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि इफ क्लॉज में जब सब्जेक्ट के साथ हेड और V3 आए, तो मेन क्लॉज में क्या लगा देते हैं, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3। तो आप कहते हैं सर बिल्कुल ठीक है, रट्टा लगा के आया हूं मैं तो, कि सर इफ क्लॉज में हेड प्लस V3 है और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3, सर बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन सर मैं गलत कर दूंगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल ठीक है, इफ यू हैड हेल्प्ड हर, देखो हेड के साथ V3 और यहाँ पर वुड के साथ V1, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट के परिणाम को दिखा रहा है। ऐसी सेम, इफ दे हैड अग्रीड टू योर प्रपोजल, अगर वो तुम्हारे प्रपोजल से अग्री हुए होते, दे वुड हैव बीन प्रेजेंट हियर नाउ, तो अभी वो यहाँ पर मौजूद होते। भाई कि तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे प्रपोजल से अग्री थे, अगर वो अग्री हुए होते ना तो अभी वो यहां होते। यानी कि इसके अंदर मैं एक ऐसे इवेंट की बात कर रहा हूं जो पास्ट का अनरियल इवेंट है, कि अगर वो तुम्हारे प्रपोजल से अग्री हुए होते, इसका मतलब नहीं थे। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं अगर हुए होते मतलब नहीं थे, तो पास्ट का अनरियल इवेंट है इस क्लॉज में, अनफुलफिल्ड इवेंट है, सॉरी अनरियली अनफुलफिल्ड। और इसके अंदर देखो उसी का निष्कर्ष दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका निष्कर्ष कहां पर पड़ रहा है, प्रेजेंट में पड़ रहा है। इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो प्रेजेंट में पड़ रहा है, क्योंकि देखो अभी वो यहां पर मौजूद होते। तो मिक्स कंडीशनल टाइप 2, तो आपका जो इफ क्लॉज है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, लेकिन मेन क्लॉज आपका वुड प्लस V1 से बनता है। यहाँ पर वुड हैव प्लस V3 है, तो आप क्या करोगे, हैव हटा दोगे और इस V3 को V1 बना दोगे, तो क्या बन जाएगा, वुड और बीन का बी बन जाएगा। तो इफ दे हैड अग्रीड टू योर प्रपोजल दे वुड बी प्रेजेंट हियर नाउ, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर देख लो, सम अदर स्ट्रक्चर्स ध्यान से देखो। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो, और एज दो का मतलब भी क्या होता है, मानो। बोलते नहीं कि भाई बात तो ऐसे कर रहा मानो तुम प्रेसिडेंट हो, तो मानो का मतलब होता है कि इमेजिनेशन को दिखा रहे होते हैं। और यहां पर क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा। देखो अब आप कहोगे सर यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म,
देखो यहां पर अगर आप ऐसे याद रखो, अगर एज इफ के साथ या एज दो के साथ अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे जाए, आपको पता है ये किसको दिखाते हैं, इमेजिनेशन को दिखाते हैं। और इमेजिनेशन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मैंने आपको क्या बताया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम कब लगाते हैं, जब हम प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशनल कहते हैं ना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने को। यानी कि अगर आपने एज इफ और एज दो लगाया तो मतलब इमेजिनेशन तो आप कर रहे हो, मानने की बात कर रहे हो। और अगर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा ही दिया, इसका मतलब आप प्रेजेंट में मानने की बात कर रहे हो, कुछ कुछ ऐसी चीज की बात कर रहे हो जिसको आप मान तो रहे हो लेकिन प्रेजेंट में मान रहे हो। ठीक है भाई, तो प्रेजेंट में मानने का मतलब क्या है कि इससे पहले जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ऐसे याद रखोगे आप। ठीक है, याद रख लेना इसको। और मान लो अगर एज इफ या एज दो के साथ में हेड प्लस वी थ्री आ जाए, तो आप अच्छे से जानते हो कि हेड प्लस वी थ्री जो हम लगाते हैं जब हम पास्ट इमेजनरी को दिखा रहे होते हैं, ये पास्ट के किसी कंडीशन को दिखा रहे होते हैं, तो हम हेड प्लस वी थ्री लगाते हैं। और आपको पता है ये किसको दिखाता है, इमेजिनेशन को तो दिखाता ही है। अगर ये इमेजिनेशन को दिखा रहा है और इसके साथ में हेड प्लस वी थ्री लग गया, इसका मतलब इमेजिनेशन है लेकिन किसका, पास्ट का। इमेजिनेशन है लेकिन किसका, प्रेजेंट का, क्योंकि V2 है। इमेजिनेशन है लेकिन किसका, पास्ट का। तो अगर पास्ट का इमेजिनेशन है तो इससे पहले टेंस कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल है, याद रखना। जैसे देखो, ही टॉक्स टू मी एज इफ, एज इफ के साथ में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस V2। आपको पता है अगर V2 आ गया एज इफ के साथ में तो मतलब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES, बिल्कुल करेक्ट है। ही रैन इन सच अ मैनर, कि वो इस तरीके से दौड़ा, एज इफ आ गया, ही हैड कमिटेड अ क्राइम। देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, अगर एज इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए मतलब वो पास्ट की इमेजिनेशन को दिखाता है और उससे पहले पास्ट डेफिनेट होना चाहिए। तो देखो ही रैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट डेफिनेट, बिल्कुल करेक्ट। याद रखना, एग्जाम में आता है, ठीक है, याद रख लेना स्ट्रक्चर को। एक लास्ट स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं आज, और मेरे को अभी लग नहीं रहा कि आज की क्लास में हो पाएगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से पता नहीं 1 से 1.5 घंटे की क्लास मेरे को लग रहा हो गई है, और अब मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि आगे मैं रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि अभी आगे बहुत स्लाइड्स बची। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्वेश्चन, तो भी बहुत कुछ बचा हुआ है। चलो कोई नहीं, आज की क्लास में यहाँ तक कर लेते हैं, ये मेन समझ में आ जाएगा आपको, फिर आगे की जो बातें हैं ना वो उसी से रिलेटेड बातें हैं। आज की क्लास में इतना समझ लेते हैं, फिर आगे की क्लासेस में मैं आगे की बात आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ इतना है कि बहुत सारी बातें मैंने आपकी आज की क्लास में मैंने आपको समझा दिया है। देखो क्या लिखा हुआ है, आई विश, क्या लिखा हुआ है, आई विश। अगर आई विश आपको आ जाए तो आई विश आपको पता है आई विश हम कब बोलते हैं, जब हम इच्छा जता रहे होते हैं, यानी कि ये भी इमेजिनेशन की बात हो रही होती है। देखो अगर आई विश आ जाए और आई विश के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो आप, तो आई विश के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं, जब आप प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात करते हो, क्योंकि मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूं। देखो आई विश आपने लगा ही दिया मतलब आप इमेजिनेशन को तो दिखा रहे हो फॉर श्योर, और आपको पता है इमेजिनेशन अगर प्रेजेंट की होती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो इसलिए आई विश के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म तब लगाना जब प्रेजेंट की इमेजिनेशन को दिखाओ। आई विश के साथ हेड प्लस वी थ्री कब लगाना, देखो आई विश मतलब इमेजिनेशन तो है, और हेड प्लस वी थ्री कब लगाते हैं, हमेशा पास्ट में। तो जब आप पास्ट की इमेजिनेशन को दिखाते हो तो हेड प्लस वी थ्री लगाते हो आई विश के साथ। जैसे देखो आई विश आई हैड 100 के सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल, कि आई विश मेरी इच्छा है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स होते, मेरी इच्छा है। क्या आपको आप देखो प्रेजेंट की इमेजिनेशन बोल रहा हूँ कि मेरी इच्छा है काश मेरे चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स होते, मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर्स होते, तो प्रेजेंट की अपनी इच्छा जता रहा हूँ। तो आई विश के साथ में क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आप कहोगे सर ये तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने बताया पास्ट इमेजिनरी में, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है आगे, केवल हेड ही तो है, हेड के साथ आगे क्या है, नाउन है। समझ में आ रहा है, तो ये हेड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो जब आपने आई विश के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया मतलब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, कि आई विश मेरे पास टीवी होता, आई विश मेरे पास एक फ्रिज होता, सब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आई विश जब मैं कॉलेज में था तो मैं सही से पढ़ लिया होता, यहां पर भी आई विश आया, लेकिन यहां पर अब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, आई विश मैं सही से पढ़ लिया होता जब मैं कॉलेज में था। आप पास्ट में चले गए, सेंटेंस को पढ़कर ही पता लग गया पास्ट में चले गए, तो जब पास्ट में चले गए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगा मेरे भाई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे देखो आई विश आई हैड स्टडीड वेल व्हेन आई वाज इन स्कूल, इसको पढ़कर पता लग गया पास्ट की इमेजिनेशन है, तो अब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। अगर आप ये कर देते ना स्टडीड वर्ब की सेकंड फॉर्म तो गलत हो जाता, क्या हो जाएगा, आई हैड स्टडीड। तो जब भी आपको लगे कि भाई पास्ट की बात हो रही है तो हेड प्लस वी थ्री आ जाएगा, और आपको लगे अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो केवल V2 आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और जो मैंने बोला वो आपको करना है। टारगेट है 5,000 लाइक्स का वीडियो के ऊपर, ठीक है, और टारगेट है 60,000 सब्सक्राइबर्स इस वीडियो के आप लोग इसको इतना फैलाओगे कि 60,000 हो जाए, और जल्दी ही टारगेट है 100 के सब्सक्राइबर्स का। ये चीजें आपको मेरे लिए करनी है। मैं आपसे मिलता हूं कल
मेंस के बैच के साथ और ए टू जेड के नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मैं आपसे मिलूंगा भाई नेक्स्ट वीडियो में, मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद।